फैमिन से बचाने के लिए बनाई गई, वही आज जमीन से पानी और मिट्टी से उसकी लाइफ दोनों खत्म कर रही है। ये इंडियन एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। बिल्कुल। आज हम इसी कॉम्प्लिकेटेड पजल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ये समझने के लिए कि खेत में फसल उगने से लेकर मंडी में बिकने तक की पूरी स्टोरी आपस में कैसे कनेक्टेड है। एग्जैक्टली। और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी एक सिंगल एस्पेक्ट पर नहीं बल्कि पूरी एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन पर है। ओके। हम ये देखेंगे कि कैसे सरकार की एक पॉलिसी जैसे कि एमएसपी, फर्टिलाइजर सब्सिडी को अफेक्ट करती है, राइट। जो फिर ये डिसाइड करती है कि किसान कौन सी फसल उगाएगा, जिससे वाटर लेवल नीचे जाता है और नए नए पेस्ट्स पैदा होते हैं। इट्स लाइक अ डोमिनो इफेक्ट। वाओ, सो इट्स ऑल वन बिग चेन रिएक्शन। प्रिसाइसली। तो आज के इस डिटेल डिस्कशन में हम क्रॉपिंग पैटर्न से स्टार्ट करेंगे, फिर पेस्ट्स की प्रॉब्लम, वाटरशेड मैनेजमेंट, फार्म मैकेनाइजेशन और फर्टिलाइजर सब्सिडी के सुपर इंपॉर्टेंट इशू को समझेंगे। और एंड में देखेंगे कि ये सब किसान की इनकम यानी एग्री मार्केटिंग पर जाकर कैसे लिंक होता है। साउंड्स लाइक अ प्लान। चलिए इस पजल के पीसेस को जोड़ना शुरू करते हैं। टॉपिक नेम, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्रॉपिंग पैटर्न, ब्रॉड माइक्रो थीम, द इकोनॉमिक्स बिहाइंड व्हाट फार्मर्स ग्रो। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द क्रॉपिंग पैटर्न। ओके। यानी किसी भी एरिया में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। आई मीन ऑब्वियसली इसमें वेदर और सॉइल का बहुत बड़ा रोल होगा। हाँ बिल्कुल, वो तो फाउंडेशनल फैक्टर्स हैं। जैसे आप कोस्टल एरियाज में वीट उगाने की उम्मीद नहीं कर सकते, और लेट्स से पंजाब के खेत में कोकोनट। राइट। ब्लैक सॉइल फॉर एग्जांपल कपास के लिए फेमस है, तो हिली स्लोप्स पर टी या कॉफी, ये तो नेचर डिसाइड करती है। तो ये हो गए जियोग्राफिकल फैक्टर्स। यस, लेकिन आज की डेट में इससे कहीं ज्यादा बड़ा फैक्टर है इकोनॉमिक्स और गवर्नमेंट पॉलिसीज। अच्छा, मतलब पैसा और पॉलिसी अब नेचर से ज्यादा पावरफुल हो गए। इन मेनी वेज यस, और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है एमएसपी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी, हाँ। सरकार ने वीट और राइस के लिए एक ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी अपनाई है। ओपन एंडेड, वेट, इसका मतलब नो लिमिट? एग्जैक्टली, कोई लिमिट नहीं। इसका सीधा मतलब है किसान जितना भी गेहूं या चावल उगाएगा, सरकार उसे एक फिक्स्ड प्राइस पर खरीदने की गारंटी देती है। देयर इज जीरो रिस्क। तो ये तो बहुत सिंपल है, जिस फसल पर गारंटी मिलेगी फार्मर वही उगाएगा। इसमें प्रॉब्लम क्या है? आई मीन इसी पॉलिसी ने तो हमें फूड सिक्योरिटी दी। और यहीं से उस पैराडॉक्स की शुरुआत होती है जिसकी बात हमने शुरू में की थी। ओके। जिस पॉलिसी ने हमें फूड सिक्योरिटी दी, वही आज हमारी वाटर सिक्योरिटी और सॉइल सिक्योरिटी को खत्म कर रही है। कैसे? एक एग्जांपल दे सकती हैं? बिल्कुल। पंजाब और हरियाणा जैसे स्टेट्स जो ज्योग्राफिकली राइस कल्टीवेशन के लिए आदर्श नहीं है, आज देश के सबसे बड़े चावल उत्पादक है। बट व्हाई? सिंपल सा सवाल है, क्यों? क्योंकि एमएसपी की गारंटी है। नतीजा, ग्राउंड वाटर लेवल मतलब जमीन के नीचे का पानी एक अलार्मिंग रेट पर नीचे चला गया है। ओह वाओ, मतलब हम जमीन से वो पानी निकाल रहे हैं जो वापस भरने में सेंचुरीज लगेंगी, सिर्फ एक ऐसी क्रॉप उगाने के लिए जो वहां की है ही नहीं। एग्जैक्टली। और जब आप एक ही तरह की फसलें, गेहूं और चावल, साल दर साल उगाते हैं, तो जमीन के न्यूट्रिएंट्स भी तो खत्म होने लगते हैं। इसे कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन। तो इसका इम्पैक्ट हमारी फूड डाइवर्सिटी पर भी हुआ होगा। ह्यूज इम्पैक्ट। हमारी फूड प्लेट से बाजरा, जौहर, रागी जैसे सुपर न्यूट्रिशियस मिलेट्स गायब हो गए। क्यों? उन पर कोई गारंटी नहीं है। एग्जैक्टली, उन पर कोई एमएसपी गारंटी नहीं है, तो हमने फूड सिक्योरिटी तो पाली पर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी खो दी। इट्स अ मेजर ट्रेड ऑफ। This is a key point. Now pause and practice saying MSP for wheat and rice led to monocropping, which caused water depletion and loss of nutritional diversity. Rehearse that, it's important. Okay. So in short, government policies like MSP are now a bigger driver of cropping patterns than geography, leading to serious environmental consequences. Perfect summary. Topic name: Development of resistance in pests. Broad micro theme: when pests outsmart technology. पानी की कमी तो एक रिजल्ट है, लेकिन एक ही फसल बार बार उगाने का एक और डायरेक्ट इंपैक्ट, आई एम गेसिंग, खेत के कीड़ों पर भी पड़ता होगा। Oh, absolutely. मतलब उन्हें तो एक बफे मिल रहा है एक ही जगह पर साल दर साल। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी, और ये हमें सीधे हमारी अगली डिस्कशन पर ले जाता है, डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन पेस्ट्स। बीटी कॉटन इसका क्लासिक केस स्टडी है। राइट। उसे जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया था ताकि बॉलवर्म जैसे कीड़े उसे न खा पाएं। यस, और शुरू में इट वाज रेवोल्यूशनरी, एक गेम चेंजर था। लेकिन अब हम सुन रहे हैं कि पिंक बॉलवर्म नाम का एक पेस्ट बीटी कॉटन पर भी अटैक कर रहा है। मतलब पेस्ट्स ने टेक्नोलॉजी को भी हरा दिया। नेचर हमेशा एक रास्ता खोज लेती है। इसके 3 मेन रीजन सामने आए हैं। ओके, व्हाट आर दे? फर्स्ट, द एक्सटेंडेड सोइंग पीरियड। कपास की बुआई का टाइम बहुत लंबा खींच दिया गया है। इससे क्या हुआ? इससे पिंक बॉलवर्म को अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने और रिप्रोड्यूस करने के लिए एक बहुत लंबा ब्रीडिंग सीजन मिल गया। मोर टाइम टू मल्टीप्लाई। ओके, दैट मेक्स सेंस। और दूसरा रीजन शायद ये है कि किसानों ने सिर्फ और सिर्फ बीटी कॉटन ही उगाया। मैंने कहीं पढ़ा था कि कुछ नॉन बीटी वैरायटीज भी साथ में उगानी चाहिए थी। बिल्कुल सही। इसे रेफ्यूज स्ट्रेटजी कहते हैं। रेफ्यूज स्ट्रेटजी? हाँ, द एडवाइस वाज कि टोटल एरिया के एक छोटे हिस्से में नॉन बीटी कपास भी उगाई जाए। बट व्हाई? उसका लॉजिक क्या था? ताकि कुछ पेस्ट्स उस नॉन बीटी प्लांट पर सर्वाइव करें। इससे उनमें बीटी टॉक्सिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होगा। लेकिन ज्यादा पैदावार के लालच में इस एडवाइस को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया गया। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि जो कीड़े बचे वो सिर्फ वही थे जो बीटी टॉक्सिन को झेल सकते थे। दे वर द सुपर पेस्ट, और उन्होंने अपनी अगली जनरेशन को ये रेजिस्टेंस वाला जीन पास ऑन कर दिया। वाओ, एवोल्यूशन इन फास्ट फॉरवर्ड। प्रीटी मच। और तीसरा रीजन तो वही मोनोक्रॉपिंग है जिसकी हम बात कर रहे थे। एक ही फसल बार बार उगाने से पेस्ट का लाइफ साइकिल कभी टूटता ही नहीं। अगर क्रॉप रोटेट करते तो क्या होता? अगर कपास के बाद कोई और फसल उगाई जाती तो पिंक बॉलवर्म की जमीन में पड़े एग्स और लार्वे खुद ही खत्म हो जाते। पर अब उन्हें पता है कि नेक्स्ट सीजन में भी उन्हें खाने के लिए कपास ही मिलेगी। इट्स अ गारंटीड फूड सोर्स। सो व्हाट्स द सॉल्यूशन नाउ? मोर पावरफुल केमिकल्स? दैट्स अ शॉर्ट टर्म फिक्स। द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सॉल्यूशन इज इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या आईपीएम। आईपीएम? इसमें सिर्फ केमिकल्स नहीं बल्कि नेचुरल मेथड्स, क्रॉप रोटेशन और ट्रेडिशनल नॉलेज का यूज करके पेस्ट्स को कंट्रोल किया जाता है। इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच। Okay, this is very important. Practice saying pest resistance in BT cotton grew due to extended sowing, lack of refuge crops, and monocropping. Rehearse it aloud. So in short,
Over reliance on a single technology without following the rules allowed pests to evolve and overcome it. Perfectly put. Topic name: Importance of watershed management. Broad micro theme: a holistic approach to saving water and soil. मतलब हमें वन साइडेड सोल्यूशन से हटकर एक होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत है। Yes. और होलिस्टिक अप्रोच की बात करें तो पानी की प्रॉब्लम पर वापस आते हैं। वाटरशेड मैनेजमेंट, ये वर्ड बहुत सुनने में आता है। ये पानी बचाने का कोई तरीका है? ये सिर्फ पानी बचाने से कहीं ज्यादा है। ओके, एक्सप्लेन। एक वाटरशेड को ऐसे समझिए, ये एक ज्योग्राफिकल एरिया है जहां का सारा बारिश का पानी बहकर एक कॉमन रिवर या लेक में इकट्ठा होता है। इट्स अ नेचुरल यूनिट। Got it. वाटरशेड मैनेजमेंट का मतलब है उस पूरे एरिया का इलाज करना, पेड़ लगाना, छोटे छोटे चेक डैम्स बनाना, सॉइल इरोजन को रोकना। इसका गोल पानी और मिट्टी दोनों को बचाना है ताकि उस एरिया की इकोनॉमी सस्टेनेबल बन सके। ये तो सुनने में बहुत ही लॉजिकल और इफेक्टिव लगता है। अगर ये इतना जरूरी है तो इसे जमीन पर ठीक से इंप्लीमेंट करने में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं सबसे बड़ा चैलेंज है पुअर इंप्लीमेंटेशन और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। डिपार्टमेंट्स के बीच में? यस, ये स्कीम कागज पर बेहतरीन है, लेकिन रियलिटी में आपसी सरकारी विभाग मिलकर काम ही नहीं करते। मतलब एक डिपार्टमेंट सड़क बना रहा है तो दूसरे को पता ही नहीं कि वहां कैनाल भी खोदनी है। इट्स chaotic। तो ये एक कोऑर्डिनेशन फेलियर है? और कोई रीजन? दूसरा, ये अप्रोच बहुत ज्यादा टॉप डाउन है। टॉप डाउन से आपका क्या मतलब है? मतलब दिल्ली में बैठकर प्लान बना दिया जाता है, लेकिन लोकल लोगों को जिन्हें असल में इसे इम्प्लीमेंट करना है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। तो लोकल पार्टिसिपेशन की कमी है। एग्जैक्टली। जब तक लोगों को ये फील नहीं होगा कि ये उनकी स्कीम है, तब तक ये सफल नहीं हो सकती। कम्युनिटी ओनरशिप इज की। So if the community isn't involved, the plan is bound to fail. Absolutely. They need to be partners, not just beneficiaries. Okay, practice saying this. Watershed management fails due to poor interdepartmental coordination and a top-down approach that lacks community participation. Go on, try it. Mini recap. Watershed management is a holistic solution for soil and water conservation, but its success is hindered by implementation and public participation issues. Correct. Topic name: Farm mechanization, opportunities and challenges. Broad micro theme: the man versus machine dilemma in Indian fields. तो एक तरफ पानी और मिट्टी की प्रॉब्लम है जिसे ये सॉल्व करने के लिए कोऑर्डिनेशन नहीं है। दूसरी तरफ इस गेहूं चावल की खेती में लेबर भी बहुत लगती है। True. लेकिन लेबरर्स तो शहरों की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। यहीं पर शायद मशीन्स का रोल आता है। हाँ, फार्म मैकेनाइजेशन, खेती में मशीन्स का इस्तेमाल, और यहाँ इंडिया और बाकी दुनिया में जमीन आसमान का अंतर है। कितना डिफरेंस है? एनी डेटा? यस, इंडिया में फार्म मैकेनाइजेशन का लेवल 40-45% के आसपास। एग्जैक्टली। जबकि अमेरिका में ये 95% है और ब्राजील जैसे देश में भी 75% है। That's a huge gap. मशीन्स के बेनिफिट्स तो क्लियर है, राइट? ओह, एब्सोल्युटली। प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कम होते हैं और लॉन्ग रन में प्रोडक्शन कॉस्ट भी घटती है। तो फिर हम इतने पीछे क्यों हैं? What's stopping us? इसकी सबसे बड़ी वजह है इंडिया के किसानों की इकोनॉमिक कंडीशन और उनके खेत का साइज। Small land holdings. यस, इंडिया में 85% से ज्यादा किसान स्मॉल या मार्जिनल हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। वो ट्रैक्टर या हार्वेस्टर जैसी लाखों की मशीनें कैसे खरीदेंगे? और अगर खरीद भी लें तो इतने छोटे खेत में उसे यूज करना इकोनॉमिकली वायबल नहीं होगा। प्रिसाइसली, द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जस्ट डजंट वर्क आउट। और क्रेडिट यानी लोन मिलना भी तो एक बड़ी समस्या होगी। बिल्कुल, लैक ऑफ क्रेडिट और हाई कॉस्ट ऑफ मशीनरी एक मेजर हर्डल है। इसके अलावा कोई और चैलेंज? हाँ, एक और बहुत इंटरेस्टिंग चैलेंज है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, वो है मशीन्स का डिजाइन। डिजाइन मतलब? मुझे एक स्टडी याद है जिसमें बताया गया था कि एक मशीन का गियर लिवर इतनी दूर और सख्त था कि एक एवरेज हाइट की महिला किसान को उसे चलाने के लिए सीट से उठना पड़ता था। ओह, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, खासकर तब जब हम फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की बात करते हैं, यानी खेती में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी। राइट? अगर मशीनें उनके हिसाब से नहीं बनी तो वो उनका इस्तेमाल कैसे करेंगी? So the design is not inclusive. Exactly. It's a huge unseen barrier in the path of mechanization. Let's practice this one. Say it with me. Farm mechanization in India is low due to small land holdings, high costs, lack of credit, and non-inclusive machinery design. Perfect. Rehearse it. So, in short, while mechanization is key to modernizing agriculture, structural and design-related issues are holding India back. That sums it up nicely. Topic name: Fertilizer subsidy, a complex issue. Broad micro theme: the two-faced policy that's hurting the soil. सोचने वाली बात है, हमने क्रॉप चूज कर ली, उसे उगा लिया, पानी और पेस्ट से भी डील कर लिया, मशीन की भी बात कर ली, लेकिन इस पूरी गेहूं चावल वाली फार्मिंग का जो इंजन है वो तो फर्टिलाइजर है। The fuel for the green revolution. और यहीं पर सब्सिडी का पूरा गेम शुरू होता है, जो शायद इस पूरी पजल का सबसे कॉम्प्लिकेटेड और इंपॉर्टेंट हिस्सा है। It is definitely the most tangled part. फर्टिलाइजर सब्सिडी ये हमेशा से एक हॉट टॉपिक रहा है। मैंने सुना है कि इसमें 2 अलग-अलग सिस्टम्स काम करते हैं। हाँ, और इसी डुअल सिस्टम ने सारा बैलेंस बिगाड़ दिया है। ओके, लेट्स ब्रेक इट डाउन सिंपल तरीके से। श्योर। पहला है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी या NBS सिस्टम। ये यूरिया को छोड़कर बाकी सभी फर्टिलाइजर्स जैसे DAP और MOP पर लागू होता है। ठीक है। इसमें सरकार हर न्यूट्रिएंट जैसे फास्फोरस और पोटैश पर एक फिक्स सब्सिडी देती है, मान लीजिए 10 रुपए। ओके, सो अ फिक्स्ड अमाउंट पर न्यूट्रिएंट। यस, कंपनी अपना खर्चा जोड़कर फर्टिलाइजर का फाइनल प्राइस तय करती है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में रॉ मटेरियल महंगा हुआ तो फर्टिलाइजर किसान के लिए महंगा हो जाएगा। द प्राइस इज वेरिएबल। गॉट इट, ये समझ आया। तो यूरिया के लिए अलग क्या है? यूरिया के लिए सिस्टम ठीक इसका उल्टा है। उल्टा? हाँ, यूरिया इंडिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फर्टिलाइजर है और पॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव है। कोई भी सरकार इसकी कीमत बढ़ाने का रिस्क नहीं लेना चाहती। राइट। इसलिए सरकार ने यूरिया की कीमत किसान के लिए फिक्स कर दी है, जो बहुत ही कम है। अब कंपनी की कॉस्ट और इस फिक्स्ड प्राइस के बीच का जो भी डिफरेंस है वो सरकार सब्सिडी के तौर पर देती है। वेट,
मतलब अगर कॉस्ट बढ़ी तो सब्सिडी भी बढ़ जाएगी। Exactly. The subsidy is variable, but the price is fixed. अरे ये तो बिल्कुल ऑपोजिट है। एक फर्टिलाइजर के लिए सरकार कहती है हमारी तरफ से 10 रुपए ले लो, बाकी तुम जानो, और दूसरे के लिए कहती है प्राइस यही रहेगा, चाहे हमें 100 रुपए क्यों ना देने पड़े। You've understood the problem perfectly. ये जानबूझकर इनबैलेंस क्रिएट करने जैसा है। और इसका रिजल्ट क्या हुआ है? वही हुआ जो होना था। किसान एक रैशनल इकोनॉमिक एक्टर है। उसने देखा कि यूरिया बहुत सस्ता है, तो उसने अंधाधुंध यूरिया का इस्तेमाल शुरू कर दिया। ओवरयूज ऑफ यूरिया। मैसिव ओवरयूज। नतीजा, जमीन का एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का बैलेंस पूरी तरह बिगड़ गया। इसको एक सिंपल एनालॉजी से समझा सकती हैं? श्योर, इसे ऐसे समझिए जैसे हमारा शरीर सिर्फ चीनी पर नहीं चल सकता, उसे प्रोटीन और विटामिन भी चाहिए। उसी तरह जमीन को भी ये तीनों न्यूट्रिएंट्स एक बैलेंस में चाहिए। हमने सिर्फ सस्ता यूरिया डालकर जमीन को बीमार कर दिया है। और इसका असर सिर्फ मिट्टी पर ही नहीं, सरकार के खजाने पर भी तो पड़ रहा होगा। ऑफ कोर्स, सब्सिडी का बिल आसमान छू रहा है। साथ ही सस्ते यूरिया की नेपाल, बांग्लादेश में स्मगलिंग होती है और इसे इलीगली केमिकल फैक्ट्रीज में भी यूज किया जाता है। इसे रोकने के लिए कुछ किया गया? हाँ, नीम कोटिंग ऑफ यूरिया एक बड़ा कदम था डाइवर्जन रोकने के लिए, और अब नैनो यूरिया जैसे ऑल्टरनेटिव्स भी लाए जा रहे हैं। This is a complex but crucial point. Let's practice it. India's dual fertilizer subsidy system keeps urea prices artificially low, leading to its overuse, soil degradation, and a heavy fiscal burden. Rehearse that. It connects policy to science. Mini recap. A distorted subsidy policy has incentivized farmers to use urea excessively, harming soil health and draining government funds. Spot on. Topic name. Agri-marketing reforms. Broad micro theme. The last mile problem, selling the produce. तो हमने फसल चुन ली जो MSP से तय हुई, उसे उगा लिया उस फर्टिलाइजर से जो सब्सिडी से डिसाइड हुआ। अब इस साइकिल का आखिरी और शायद सबसे मुश्किल हिस्सा आता है। The last mile. फार्मर इसे बेचेगा कहाँ? यहीं पर APMC मंडियों की भूमिका आती है। APMC यानी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। इन मंडियों को बनाया गया था किसानों को मिडलमैन के शोषण से बचाने के लिए, राइट? That was the original idea. एक रेगुलेटेड मार्केट होगा जहां ऑक्शन से किसान को सही दाम मिलेगा। लेकिन आज तो APMC मंडियां खुद ही एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई हैं। हमारे सोर्सेज में इन्हें डाउनस्ट्रीम चैलेंजेस कहा गया है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत है कार्टेलाइजेशन। कार्टेलाइजेशन मतलब? इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। मंडी के 10 बड़े खरीदार आपस में फोन पर तय कर लेते हैं, भाई आज प्याज का दाम 10 रुपए किलो से ऊपर कोई नहीं लगाएगा। ओह, सो दे फिक्स द प्राइस बिफोरहैंड। यस, अब किसान चाहे जितनी अच्छी फसल लाए, उसे 10 रुपए ही मिलेंगे। ये एक तरह की गुटबंदी है जो किसान को लूटती है। इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम्स हैं? फ्रैगमेंटेशन ऑफ मार्केट्स। हर मंडी एक अलग आइलैंड की तरह है जिसे एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट बन ही नहीं पाता। और मैंने सुना है कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत खराब होता है, ना अच्छे गोडाउन्स, ना सफाई। बिल्कुल, क्योंकि ये सरकारी कंट्रोल में है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आता नहीं। कोई भी ऐसी जगह इन्वेस्ट क्यों करेगा जहां इतने रूल्स और करप्शन हो? तो इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए 2020 में 3 फार्म लॉज लाए गए थे। यस, दैट वाज द अटेम्प्ट। उनका एक मेन ऑब्जेक्टिव APMC के मोनोपोली को तोड़ना, प्राइवेट मंडियों को अलाउ करना और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए एक फ्रेमवर्क बनाना था। बट उनका इतना विरोध क्यों हुआ? आइडिया तो ठीक लग रहा है। सबसे बड़ा डर था MSP का। ओके। किसानों को लगा कि इससे MSP सिस्टम खत्म हो जाएगा और वो बड़ी कंपनियों के रहमो करम पर आ जाएंगे। दे फेल्ट दे वुड लूज देयर ओनली सेफ्टी नेट। तो ये एक ट्रस्ट डेफिसिट था। अ मैसिव ट्रस्ट डेफिसिट। सरकार और किसानों के बीच कम्युनिकेशन कंप्लीटली फेल हो गया। सरकार ये विश्वास नहीं दिला पाई कि ये कानून उनके हित में है और आखिरकार उन्हें वापस लेना पड़ा। So a well-intentioned reform failed due to poor communication and lack of trust. That's the crux of it. Okay, let's rehearse this. APMC mandis suffer from cartelization, poor infrastructure, and market fragmentation. The farm laws aimed to fix this, but failed due to a trust deficit over MSP. Practice that it connects markets to policy. So in short, the final step of selling produce is broken, and attempts to fix it have so far been unsuccessful due to deep-rooted political and trust issues. A very accurate summary. All right, that was an incredibly detailed journey. Let's do a quick recap of everything we've discussed. Sure. Broad micro-theme recap, the interconnected web of Indian agriculture. First, we saw that cropping patterns are no longer decided by geography, but by government policies like MSP, leading to monoculture and environmental stress. Second, this monoculture has led to the development of pest resistance, as seen with the pink bollworm and BT cotton, because we ignored sustainable practices like crop rotation. Third, we discussed watershed management as a holistic solution for water and soil, but it's failing due to poor implementation and lack of community involvement. Fourth, farm mechanization is very low in India. The main reasons are small farm sizes, high costs, and machinery designs that aren't inclusive for women farmers. Fifth, the fertilizer subsidy system is broken. The dual policy makes urea unnaturally cheap, causing massive overuse, which is ruining soil health. And finally, agri-marketing is plagued by problems in APMC mandis like cartels. Attempts at reform failed because of a major communication gap and mistrust between the government and farmers. आज की इस पूरी चर्चा से एक बात तो शीशे की तरह साफ है। क्या? कि इंडियन एग्रीकल्चर एक बेहद कॉम्प्लेक्स और आपस में गुंथा हुआ सिस्टम है। आप किसी एक हिस्से को अलग से नहीं देख सकते। बिल्कुल। क्रॉपिंग पैटर्न का फैसला फर्टिलाइजर की सब्सिडी पर निर्भर है और फर्टिलाइजर की सब्सिडी का फैसला MSP की पॉलिटिक्स पर। एक जगह का सॉल्यूशन दूसरी जगह एक नई प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। We need a bird's eye view. Exactly. Now to help everyone remember this, here are 6 quick content probes. 1. How would you recall the 3 main reasons for pest resistance in BT cotton? Think of it as time, space, and repetition. Extended time, sowing period, lack of space, refuge crops, and repetition, monocropping. 2. What's the core difference between the subsidy for urea and other fertilizers? Simple. For urea, the price is fixed and subsidy is variable. For others, the subsidy is fixed and price is variable. 3. Suggest a memorization tweak for the challenges in farm mechanization. Just remember the acronym SCDD.
Small size, cost, lack of credit, and bad design. 4. How can you visually remember the APMC problem? Crumbling buildings, poor infrastructure. 5. What's the one-line link between MSP and groundwater depletion? MSP guarantee for rice incentivized its cultivation in non-traditional water-scarce states, leading to over-extraction of groundwater. 6. How would you explain the watershed management failure in one sentence? A top-down plan without bottom-up community ownership. Brilliant. Now for a final challenge. Try to explain the entire agricultural chain from cropping pattern to agro-marketing to a friend in under 2 minutes, showing how each step influences the next. That's a great challenge. Absolutely. और ये हमें एक जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। सरकार द्वारा ऊपर से किए गए टॉप डाउन रिफॉर्म्स की चैलेंजेस को देखते हुए ये सोचना जरूरी है कि इंडियन एग्रीकल्चर में ग्रास रूट्स लेवल से किसानों को सेंटर में रखकर एक रियल रेवोल्यूशन कैसा दिख सकता है। क्या इसका जवाब एफपीओस यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस में छिपा है, जहां किसान मिलकर एक कंपनी की तरह नेगोशिएट करते हैं, या फिर किसी नई टेक्नोलॉजी में जो सप्लाई चेन को ट्रांसपेरेंट बना दे? इसका जवाब खोजना ही शायद अगली ग्रीन रेवोल्यूशन की होगी। Absolutely. Hey, if this deep dive helped you, hit that subscribe button now. Comment with your feedback and share it to help the channel grow. Let's lock in this journey together. Topic name: Indian Agriculture and Technology, Promise versus Reality. Broad micro theme: Decoding the digital transformation of Indian farming. Did you know कि इंडिया में हर साल लगभग 30% फूड वेस्ट हो जाता है? Imagine this, हर 10 में से 3 थालियां कचरे में। ये सिर्फ फूड नहीं, ये किसान की मेहनत, पानी और रिसोर्सेज का वेस्ट है। आज हम इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन की एक झलक देखेंगे टेक्नोलॉजी की आंखों से। Exactly. ये कहानी एक तरफ बड़े वादे की है और दूसरी तरफ एक कड़वी हकीकत की। Hey, if this helps you, hit subscribe now, comment your feedback, share to grow the channel. So let's lock in the journey together. चलिए आज का लर्निंग मैप सेट करते हैं। फर्स्ट हम एक्सप्लोर करेंगे कि आखिर एग्रीकल्चर में ई टेक्नोलॉजी इतनी जरूरी क्यों है। हम बात करेंगे डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन की और एक गेम चेंजिंग आइडिया, एग्री स्टैक। देन हम डाइव करेंगे ईनैम में। क्या ये सच में वन नेशन वन मार्केट का सपना पूरा कर रहा है? यहाँ हम इसकी ग्राउंड रियलिटीज को समझेंगे। और फाइनली हम सप्लाई चेन में आगे बढ़ेंगे और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के मैसिव पोटेंशियल और उसके सामने खड़े चैलेंजेस को डिकोड करेंगे। सो रेडी हो इस इंटरेस्टिंग जर्नी के लिए? लेट्स डू दिस। टॉपिक 1, एग्रीकल्चर में ई टेक्नोलॉजी, क्यों और कैसे? सबसे पहला सवाल, ये डिजिटलाइजेशन इतना जरूरी क्यों है? इसके पीछे आखिर रीजन क्या है? आई थिंक सबसे आसान आंसर है प्रोडक्टिविटी और मार्केट एक्सेस। हर किसान यही दो चीजें तो चाहता है, बेटर यील्ड, बेटर प्राइस। बिल्कुल। पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। डिजिटलाइजेशन का मतलब है खेती के हर स्टेप में टेक्नोलॉजी का यूज करना, बीज बोने से लेकर फसल बेचने तक। बैकग्राउंड ये है कि इंडिया में एवरेज फार्म साइज बहुत छोटा है, इसलिए एफिशिएंसी बढ़ाना ही आगे बढ़ने का रास्ता है। इसका बैकग्राउंड है। तो इसका कोर लॉजिक क्या है? सबसे पहले तो एज यू सेड प्रोडक्टिविटी। राइट। इससे प्रिसीजन फार्मिंग पॉसिबल होती है। ड्रोन से पता चलता है कि खेत के किस हिस्से में पानी की कमी है। सेंसर्स बताते हैं कि मिट्टी में किस न्यूट्रिएंट की जरूरत है। तो बेसिकली नो मोर गेस वर्क। और मार्केट एक्सेस? मार्केट एक्सेस मतलब मिडलमैन का रोल कम करना। एप्स के थ्रू किसान डायरेक्ट बायर से जुड़ सकते हैं, अलग अलग मंडियों के रेट्स कंपेयर कर सकते हैं, उन्हें बेहतर बार्गेनिंग पावर मिलती है। अच्छा, एक क्रॉस क्वेश्चन, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर एक छोटे किसान के लिए ड्रोन या सेंसर खरीदना आसान है क्या? ये तो काफी एक्सपेंसिव होगा ना? बहुत वैलिड पॉइंट है। इसीलिए अब फार्मिंग एज अ सर्विस या फैस्ट मॉडल्स आ रहे हैं। स्टार्टअप्स किसानों को पेपर यूज बेसिस पर ड्रोन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आपको खरीदने की जरूरत नहीं, रेंट पर ले लो। ओह, दैट्स स्मार्ट। तो इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट क्या है? इंपैक्ट ये है कि किसान की इनकम बढ़ रही है और रिसोर्सेज का वेस्ट कम हो रहा है। इसके अलावा गवर्नमेंट की स्कीम्स जैसे डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन 2021-2025 इसको एक बड़ा पुश दे रही हैं। और प्राइवेट प्लेयर्स का रोल, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का 100 विलेजेस वाला पायलट प्रोजेक्ट। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोजेक्ट एक परफेक्ट एग्जांपल है। वो अपनी एआई टेक्नोलॉजी यूज करके सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक किसानों को एडवाइजरी दे रहे हैं, कब बीज लगाना है, कब पानी देना है, सब कुछ। तो कंक्लूजन ये है कि टेक्नोलॉजी खेती को ज्यादा प्रेडिक्टेबल और प्रॉफिटेबल बना रही है। एब्सोल्युटली। ओके, प्रैक्टिस क्यू। पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग दिस अलाउड। Digitization improves productivity through precision farming and enhances market access by removing middlemen. Great. चलो, mini recap. In short, e-technology is moving Indian agriculture from being chance-based to science-based. अब इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन और एग्री स्टैक। इस पे फोकस करते हैं। Yes. डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन तो एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है। इसका गोल है एआई, ब्लॉकचेन, ड्रोन्स जैसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को फार्मिंग में इंटीग्रेट करना। और इस मिशन का सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है एग्री स्टैक। ये टर्म थोड़ा टेक्निकल लगता है, इसको आसान बनाते हैं। बिल्कुल। इसका डेफिनेशन सोचो। एग्रीस्टैक इज अ डिजिटल फाउंडेशन। ये एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है जिसमें हर किसान की एक यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी होगी। लाइक एन आधार कार्ड फॉर फार्मर्स। लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए यूरिया सब्सिडी। परफेक्ट एग्जांपल। अभी गवर्नमेंट को एग्जैक्टली नहीं पता कि किस किसान को कितने फर्टिलाइजर्स की जरूरत है, तो सब्सिडी काफी हद तक वेस्ट होती है। और एग्री स्टैक के साथ? एग्री स्टैक में हर किसान के फार्म का जियो रेफरेंस्ड मैप होगा। गवर्नमेंट को पता होगा कि जमीन कितनी है और कौन सी फसल लगी है। उसके बेसिस पर एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ सब्सिडी डायरेक्ट किसान के अकाउंट में जाएगी, नो लीकेज। वाओ, दैट इज अ ह्यूज रियल वर्ल्ड इंपैक्ट। एक क्रॉस क्वेश्चन, इसमें डेटा प्राइवेसी का इशू नहीं आएगा? गवर्नमेंट के पास हर किसान की इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होगी। ये इसका सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर एक स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं बनाया गया तो इसका मिसयूज हो सकता है। ये एक डबल एज स्वॉर्ड है। सही बात है। तो कोर लॉजिक ये है कि डेटा ड्रिवन गवर्नेंस से ट्रांसपेरेंसी आएगी और टारगेटिंग बेटर होगी। यस। इससे क्रेडिट एक्सेस भी आसान हो जाएगा। बैंक्स किसान का पास्ट रिकॉर्ड देखकर आसानी से लोन दे पाएंगे। ओके, सेकंड क्रॉस क्वेश्चन, क्या एग्री स्टैक सिर्फ इंडिविजुअल फार्मर्स के लिए है या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस यानी एफपीओस के लिए भी इसमें कुछ है? बहुत अच्छा सवाल है। ये एफपीओस के लिए और भी ज्यादा बेनिफिशियल है। एग्री स्टैक उन्हें एक कलेक्टिव यूनिट के रूप में रजिस्टर होने में हेल्प करेगा, जिससे उन्हें बेटर मार्केट डील्स और क्रेडिट एक्सेस मिलेंगे। आई सी। थर्ड क्रॉस क्वेश्चन, इसको इंप्लीमेंट करने में सबसे बड़ी ऑन ग्राउंड हर्डल क्या होगी?
टेक्नोलॉजी या माइंडसेट? आई थिंक दोनों। टेक्नोलॉजी तो हम बना लेंगे, पर किसानों तक इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, उन्हें ट्रस्ट दिलाना और उनकी डिजिटल लिटरेसी बढ़ाना, ये सबसे बड़ा काम होगा। राइट। सो इन कंक्लूजन, एग्रीस्टैक एक पावरफुल आइडिया है, बट इसकी सक्सेस इसके एग्जीक्यूशन और डेटा सिक्योरिटी फ्रेमवर्क पर डिपेंड करेगी। करेक्ट। चलो प्रैक्टिस क्यू टाइम। पॉज एंड रिहर्स दिस सेंटेंस. AgriStack aims to create a unique digital identity for every farmer to enable targeted subsidies and easy credit access. परफेक्ट। अब इसका मिनी रिकैप। एग्रीस्टैक एक डिजिटल हाईवे बनाने जैसा है जिस पर खेती से जुड़ी सारी सर्विसेज तेजी से दौड़ सकती हैं। लेकिन हर टेक्नोलॉजी के साथ आती हैं चुनौतियां। चैलेंजेस, अब इस पर बात करते हैं। ये बहुत ही क्रिटिकल पार्ट है डिस्कशन का। सबसे पहला चैलेंज है डिजिटल लिटरेसी। बिल्कुल, आप 1000 बेस्ट ऐप बना सकते हैं, पर अगर किसान उसे यूज ही ना कर पाए तो उसका क्या फायदा? और इसके साथ जुड़ा है डिजिटल फ्रॉड का डर। इसका एक बहुत ही पावरफुल रियल लाइफ एग्जांपल हमारे सोर्स में है। हाँ, वो किराने की दुकान वाले पिता की कहानी जिनके साथ यूपीआई फ्रॉड हुआ। एग्जैक्टली। तो उनके पैसे चले गए पर वो कुछ नहीं कर पाए। कंप्लेन प्रोसेस इतना कॉम्प्लेक्स था कि उन्होंने हार मान ली। अब सोचिए ये डर एक किसान के मन में बैठ गया तो वो किसी भी न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ट्रस्ट करने से डरेगा। ये ट्रस्ट डेफिसिट सबसे बड़ी दीवार है। इसका इंपैक्ट बहुत गहरा है। एक क्रॉस क्वेश्चन यहाँ, तो इस ट्रस्ट डेफिसिट को आखिर ओवरकम कैसे किया जाए? व्हाट्स द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन मल्टी लेयर्ड है। पहला, यूजर इंटरफेस को बहुत सिंपल बनाना होगा विद वॉइस कमांड्स इन लोकल लैंग्वेजेस। दूसरा, एक आसान और क्विक ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाना होगा। फ्रॉड हो तो 24 घंटे में सॉल्यूशन मिले। सही है। अच्छा, दूसरा चैलेंज है लैंग्वेज बैरियर। यस, मैक्सिमम ऐप्स अभी भी इंग्लिश या हिंदी में है। इंडिया में इतनी सारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, जब तक कंटेंट लोकलाइज नहीं होगा अडॉप्शन नहीं बढ़ेगा। थर्ड चैलेंज, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये अभी भी अनरिलायबल है सब जगह। राइट, हम 5G की बात करते हैं, लेकिन कई गांवों में अभी भी 2G ठीक से नहीं चलता। फाइनल चैलेंज, जो हमने पहले भी टच किया, डेटा प्राइवेसी। ये सबसे सीरियस है। किसान का डेटा किसके पास है, उसका यूज कैसे हो रहा है, इस पर कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। एक और सवाल, ये जो सारे चैलेंजेस हैं, इनको एड्रेस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? गवर्नमेंट, प्राइवेट कंपनीज या किसान की खुद की? ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है। गवर्नमेंट को पॉलिसी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना होगा, प्राइवेट कंपनीज को यूजर फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाने होंगे और एनजीओज और एफपीओज को किसानों को ट्रेन करना होगा। ये एक टीम वर्क है। ओके, दैट मेक्स सेंस। सो इन कंक्लूजन, टेक्नोलॉजी एक पावरफुल टूल है, पर डिजिटल लिटरेसी, सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर उस टूल को चलाने के लिए जरूरी फाउंडेशन है। Practice time. Rehearse this line. The key challenges to digital adoption are low digital literacy, fear of fraud, language barriers, and poor infrastructure. परफेक्ट। मिनी रिकैप, सिर्फ टेक्नोलॉजी बनाना काफी नहीं है, एक पूरा इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा जो किसान को सपोर्ट करे। What a detailed discussion. अब आगे बढ़ते हैं to our topic 2. लेट्स डू इट। Topic 2. ENAM. क्या ये एक असल वन नेशन वन मार्केट है? ENAM, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। ये नाम तो बहुत सुना है, पर ये है क्या? डेफिनेशन से शुरू करते हैं। ENAM एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। इसका एम है देश भर की अलग-अलग APMC मंडियों को एक सिंगल वर्चुअल मार्केट में जोड़ना। सो बेसिकली इंट्रोडक्शन ये है कि किसान अब अपनी लोकल मंडी तक लिमिटेड नहीं है, वो अपनी फसल ऑनलाइन देश के किसी भी बायर को बेच सकता है। इसका बैकग्राउंड क्या है? ये क्यों लाया गया? बैकग्राउंड ये है कि पहले हर स्टेट के अपने APMC लॉज थे। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में फसल बेचना बहुत मुश्किल था। बहुत सारे टैक्सेस और लाइसेंसेस लगते थे। तो इसका कोर लॉजिक था बैरियर्स को तोड़ना। यस, ENAM के 3 कोर पिलर्स हैं। पहला, ट्रेडर्स के लिए सिंगल लाइसेंस, एक लाइसेंस लो और देश की किसी भी ENAM मंडी में ट्रेड करो। इससे कंपटीशन बढ़ेगा। दूसरा, ट्रेडर्स को मंडी में फिजिकल शॉप की जरूरत नहीं है, वो कहीं से भी ऑनलाइन बिड कर सकते हैं। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, हार्मोनाइजेशन ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ये इसकी नींव है। इसको एक एग्जांपल से समझाइए। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? सोच के देखिए, आप ऑनलाइन आम खरीद रहे हैं, सेलर कहता है ग्रेड ए आम है, पर आपको कैसे पता कि उसका ग्रेड ए और आपके ग्रेड ए का मतलब सेम है? राइट, अगर स्टैंडर्ड्स कॉमन नहीं होंगे तो ट्रस्ट कैसे आएगा? प्रोडक्ट के लिए स्पेसिफिक क्वालिटी पैरामीटर सेट किए गए हैं ताकि अच्छा महाराष्ट्र का बायर पंजाब के ग्रेड ए गेहूं पर बिना देखे भरोसा कर सके। तो इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट तो रेवोल्यूशनरी होना चाहिए, पर क्या वैसा हो रहा है? यहीं पर आते हैं इसके चैलेंजेस। सबसे पहला, अवेयरनेस। बहुत से किसानों को अभी भी ENAM के बारे में पता ही नहीं है। क्रॉस क्वेश्चन नंबर 1, तो अवेयरनेस फैलाने के लिए ऑन ग्राउंड क्या किया जा रहा है? सिर्फ टीवी एड्स काफी है क्या? नहीं, इसके लिए मंडी मित्रास या लोकल चैंपियंस को ट्रेन करना होगा जो किसानों को उनकी भाषा में समझाएं। प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन वर्कशॉप्स करनी होंगी। सही है। दूसरा चैलेंज, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का इनकंसिस्टेंट इंप्लीमेंटेशन। कागज पर तो स्टैंडर्ड्स है, पर हर मंडी में असेइंग और ग्रेडिंग फैसिलिटीज एक जैसी नहीं है। तीसरा चैलेंज, स्मॉल फार्मर्स। ये है जिसके पास सिर्फ 5 क्विंटल अनाज है, उसके लिए ऑनलाइन लिस्ट करना, ट्रांसपोर्ट अरेंज करना, ये सब थोड़ा झंझट वाला काम है। वो लोकल एग्रीगेटर को बेचना प्रेफर करता है। फोर्थ क्रॉस क्वेश्चन, तो क्या ENAM बड़े फार्मर्स के लिए ही ज्यादा फायदेमंद है? क्या इससे इनइक्वालिटी बढ़ सकती है? ये एक वैलिड कंसर्न है। इसका सोल्यूशन है FPOs का रोल बढ़ाना। FPO छोटे किसानों की उपज को इकट्ठा करके ग्रेड करके ENAM पर एक साथ बेच सकता है। इससे स्मॉल फार्मर्स को भी कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर मिलती है। दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। और एक आखिरी चैलेंज, स्टेट्स पर डिपेंडेंसी। एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है। जब तक स्टेट गवर्नमेंट्स अपने APMC एक्ट्स में जरूरी चेंजेस नहीं करती, ENAM का फुल पोटेंशियल अनलॉक नहीं हो सकता। सो इन कंक्लूजन, ENAM एक ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट है, पर इसकी सक्सेस ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन और स्टेट सेंटर कोऑपरेशन पर हेवीली डिपेंडेंट है। Precisely. Practice Q. Let's try saying this. ENAM is an electronic portal connecting APMC mandis, but its success is hampered by low awareness, inconsistent quality checks, and state-level policy hurdles. Good one. Mini recap. ENAM is a superhighway under construction, a great idea that still needs a lot of work on the ground to become fully functional. Okay, now let's move to the next step in the value chain. बिल्कुल, फसल मंडी तक पहुंच गई, अब आगे क्या? Topic 3.
फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, अपॉर्चुनिटीज एंड ऑब्स्टिकल्स। ये आया मेरा फेवरेट टॉपिक है। इसमें इंडिया के लिए मैसिव पोटेंशियल है। चलिए इसका इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन देखते हैं। फूड प्रोसेसिंग का मतलब है रॉ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को ऐसे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना जिनकी शेल्फ लाइफ ज्यादा हो और वैल्यू भी, जैसे आलू से चिप्स बनाना। इसका बैकग्राउंड ये है कि इंडिया दुनिया के सबसे बड़े फूड प्रोड्यूसर्स में से एक है, पर हम उस प्रोड्यूस का सिर्फ एक छोटा सा फ्रैक्शन प्रोसेस करते हैं। और इसलिए 20-30% फूड वेस्ट हो जाता है। यस, इस इंडस्ट्री का कोर लॉजिक सिंपल है, रिड्यूस वेस्ट, ऐड वैल्यू, क्रिएट जॉब्स। इसकी इंपॉर्टेंस को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। पहला पॉइंट तो वेस्ट रिडक्शन हो गया। दूसरा, फार्मर्स इनकम। जब किसान सिर्फ आलू नहीं बल्कि प्रोसेसिंग ग्रेड आलू बेचता है तो उसे बेटर प्राइस मिलता है। तीसरा, रूरल एम्प्लॉयमेंट। प्रोसेसिंग यूनिट्स गांव के पास लगती हैं तो लोगों को काम मिलता है। और चौथा, जिसके बारे में कम लोग सोचते हैं, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। ये कैसे? इसका एक एग्जांपल दीजिए। सोचो, एक टमाटो केचप कंपनी है, उसे सिर्फ लाल टमाटर नहीं चाहिए, उसे एक स्पेसिफिक वैरायटी का टमाटर चाहिए जिसमें अच्छा टैंगीनेस और पल्प कंटेंट परफेक्ट हो। अच्छा। तो वो कंपनी किसानों को ट्रेडिशनल वैरायटीज छोड़कर वो स्पेसिफिक वैरायटी उगाने के लिए एनकरेज करती है। इससे किसान भी गेहूं चावल के साइकिल से बाहर निकलता है। That's a very interesting point. अब इस सेक्टर को समझने के लिए अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम नीड्स की बात होती है। ये क्या है? इसे एक रिवर की एनालॉजी से समझो। अपस्ट्रीम मतलब रिवर का सोर्स यानी खेत। यहाँ की जरूरत है अच्छी क्वालिटी रॉ मटेरियल, स्टोरेज फैसिलिटीज और कोल्ड चेन्स ताकि प्रोड्यूस फैक्ट्री तक खराब ना हो। और डाउनस्ट्रीम? डाउनस्ट्रीम मतलब रिवर जहाँ समुंदर से मिलती है यानी कंज्यूमर। यहाँ जरूरत है प्रोसेसिंग, क्वालिटी कंट्रोल, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और रिटेल नेटवर्क की। तो चैलेंजेस कहाँ हैं? अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम? चैलेंजेस दोनों तरफ है। लेट्स टॉक अबाउट इंडस्ट्री लेवल चैलेंजेस फर्स्ट। Okay. इंडिया का फूड प्रोसेसिंग सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड है। छोटे छोटे प्लेयर्स हैं। इससे क्या प्रॉब्लम होती है? छोटे प्लेयर्स के पास R&D, न्यू टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग में इन्वेस्ट करने के लिए कैपिटल नहीं होता। वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव नहीं कर पाते। एक क्रॉस क्वेश्चन, इस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को फॉर्मलाइज करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट ने PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस PMFME स्कीम लॉन्च की है। इसके तहत माइक्रो एंटरप्राइजेस को क्रेडिट, टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग सपोर्ट दिया जा रहा है। दैट्स अ गुड स्टेप। अब आते हैं एग्रीकल्चर लेवल यानी अपस्ट्रीम चैलेंजेस पर। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनकंसिस्टेंट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब? एक चिप्स कंपनी को साल भर एक ही क्वालिटी के 100 टन आलू चाहिए, पर उसे वो एक जगह से नहीं मिलते। उसे अलग अलग किसानों से डील करना पड़ता है जिनकी क्वालिटी अलग अलग होती है। तो इसका सोल्यूशन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं है क्या? हाँ, पर इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अभी भी बहुत नेसेंट स्टेज पर है। उसके लिए स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क और किसानों में ट्रस्ट की कमी है। सेकंड क्रॉस क्वेश्चन, क्या पुअर मार्केटिंग रिफॉर्म्स इस प्रॉब्लम को और बढ़ाते हैं? बिल्कुल, मंडियों में कोल्ड स्टोरेज की कमी, ट्रांसपोर्टेशन बॉटलनेक्स, ये सब अपस्ट्रीम सप्लाई चेन को बहुत इनएफिशिएंट बनाते हैं। सो कंक्लूजन ये है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एक स्लीपिंग जायंट की तरह है। पोटेंशियल बहुत है, पर उसे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों चैलेंजेस को एक साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा। You've summarized it perfectly. Okay, time for the practice cue. Let's say this together. The food processing sector's growth is constrained by an unorganized industry structure and an inefficient upstream supply chain for raw materials. Excellent. And the mini recap? To unlock the food processing boom, we need to fix the chain from farm to fork. तो आज की पूरी चर्चा से एक काफी मिक्स्ड पिक्चर सामने आई है। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी में एक रेवोल्यूशन लाने का पोटेंशियल है, एग्री स्टैक हो या इनाम। बट इम्प्लीमेंटेशन इज द की। सिर्फ टेक्नोलॉजी आना काफी नहीं है। एक बटन दबा देने से क्रांति नहीं आती। डिजिटल लिटरेसी, एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी फ्रेमवर्क और ऑन ग्राउंड रिफॉर्म्स, ये सबसे जरूरी हैं। टेक्नोलॉजी एक औजार है, पर औजार चलाने वाले हाथ यानी किसान, उनको भी तो मजबूत करना पड़ेगा ना। सही बात, और यही आज की चर्चा का निचोड़ है। चलिए अब फाइनल रिकैप करते हैं। सो ब्रॉड माइक्रो थीम था डिकोडिंग द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन फार्मिंग। हमने 3 हिस्सों में बात की। पहला, ई टेक्नोलॉजी क्यों जरूरी है। हमने देखा कि ये प्रोडक्टिविटी और मार्केट एक्सेस बढ़ाती है और एग्री स्टैक जैसी इनिशिएटिव्स गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी ला सकती हैं। दूसरा, हमने ई-नैम को एनालाइज किया, एक ग्रेट आइडिया, पर अवेयरनेस और इंप्लीमेंटेशन के हर्डल्स अभी भी हैं। और तीसरा, हमने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के मैसिव पोटेंशियल को समझा और उसके अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम चैलेंजेस को भी आइडेंटिफाई किया। ग्रेट समरी। अब लेट्स मूव टू सम कंटेंट प्रोब्स टू हेल्प एवरीवन रिमेंबर। ओके, पहला सवाल, हाउ वुड यू रिकॉल द मेन सेगमेंट्स ऑफ आवर डिस्कशन टुडे? थिंक ऑफ इट लाइक अ प्लांट्स लाइफ साइकिल। सवाल नंबर 2, क्विक गाइड। Layer it visually, like the river analogy for food processing. Can you recall what was upstream and what was downstream? Probe number 3. Suggest a memorization tweak for AgriStack's core idea. Maybe link it to a word you already know, like stack of information. Fourth probe. ENAM's biggest challenge isn't technology, it's something more human. What was it? Hint, it starts with A. Fifth. Digital fraud की कहानी हमें टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के बारे में क्या सिखाती है? What is the one word takeaway? And the final probe, number 6. How does the food processing industry promote crop diversification? Can you give an example other than tomatoes? Awesome. और अब a final challenge. Take one segment, let's say the challenges of ENAM, and try to explain it to a friend or family member in just 60 seconds. See if you can make them understand the core problem. Perfect. और इसी के साथ हम अपने लिसनर्स के लिए एक आखिरी थॉट प्रोवोकिंग सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे हम खेती में AI और ड्रोन्स जैसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज को अपना रहे हैं, हम ये कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजीज देश के क्रोर्स ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को पीछे ना छोड़ दें, बल्कि उन्हें सही मायने में एम्पावर करें? इस सवाल पर सोचते रहिए। And if you found this insightful, subscribe now, comment your feedback and share to grow the channel. Thanks for joining us. नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। चलिए आज की चर्चा एक हैरान करने वाले फैक्ट से शुरू करते हैं। जरूर।
इमेजिन करो इंडिया में जितना गेहूं और चावल मिलकर पैदा होता है लगभग उतनी ही कीमत का हम दूध प्रोड्यूस करते हैं। वाह, ये तो बहुत बड़ा नंबर है ना। और क्या आपको पता है कि हम दुनिया में भैंस के मांस यानी बफेलो मीट के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं? ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर हाँ, ये सच है। एग्जैक्टली ये दिखाता है कि एग्रीकल्चर सिर्फ खेत और फसल तक ही लिमिटेड नहीं है। सो दैट्स कूल ना। बिल्कुल। हे, अगर ये चर्चा आपकी मदद करती है तो अभी सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट करें और चैनल को ग्रो करने में मदद करने के लिए शेयर करें। सो लेट्स लॉक इन द जर्नी टुगेदर। बिल्कुल। आज हम भारतीय कृषि के पूरे इकोसिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे, परत दर परत। हाँ, और इस सफर में हम कई जरूरी पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ई टेक्नोलॉजी खेतों में क्रांति कैसे ला रही है। राइट, द डिजिटल रेवोल्यूशन इन फार्म्स। फिर हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बड़ी संभावनाओं और चुनौतियों को समझेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर। उसके बाद हम भारत की जीवन रेखा इरिगेशन फैसिलिटीज पर बात करेंगे। पानी के बिना तो कुछ भी नहीं। फिर एनिमल रियरिंग की दुनिया में गोता लगाएंगे, जिसमें लाइव स्टॉक, डेयरी और फिशरी सेक्टर तीनों शामिल होंगे। द बैकबोन ऑफ द रूरल इकोनॉमी। और आखिर में हम फार्म सब्सिडीज और एमएसपी से जुड़े जो वो कॉम्प्लेक्स मुद्दे हैं उन्हें सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। लेट्स डू इट। एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी। हाँ, एग्रीकल्चर में ई टेक्नोलॉजी। तो ई टेक्नोलॉजी का सीधा सा मतलब है खेतीबाड़ी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सेंसर्स, ड्रोन्स और मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल करना। मतलब फार्मिंग को स्मार्ट बनाना। एग्जैक्टली। इसका मकसद है पूरी प्रक्रिया को ज्यादा स्मार्ट, प्रोडक्टिव और सबसे जरूरी टिकाऊ बनाना। इसे एक उदाहरण से समझते हैं तो शायद और क्लियर होगा। हाँ, बिल्कुल। सोचिए, एक किसान है Right. जो अपने स्मार्टफोन पर एक ऐप से अपनी फसल की तस्वीर लेता ऑन है एफर्ट। और ऐप उसे मतलब एआई का यूज करके बता देता है कि फसल में कौन सी बीमारी है और उसका क्या इलाज है। परफेक्ट एग्जांपल। उसी ऐप से वो पास के फार्म्स ऐप से मशीनरी रेंट पे ले सकता है हाँ। और इनाम जैसे प्लेटफॉर्म पर देख सकता है कि उसकी फसल का सबसे अच्छा दाम कहाँ मिलेगा। ये सिर्फ कल्पना नहीं है, ये अब हो रहा है। यही तो ई टेक्नोलॉजी का जादू है। एग्जैक्टली। और यही टेक्नोलॉजी पारंपरिक खेती की सीमाओं को हाँ। एक तरह से तोड़ रही है। अच्छा, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी ई टेक्नोलॉजी टूल क्या होगा जो एक छोटे किसान के लिए गेम चेंजर हो? मेरे हिसाब से मार्केट इंटेलिजेंस। अगर उसे ये पता हो कि किस फसल का दाम कहाँ अच्छा मिलेगा तो वो सही फैसला ले पाएगा। समझे? मतलब जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है, हमेशा। अब देखिए, प्रोडक्टिविटी के लिए टेक्नोलॉजी सही इनपुट चुनने में मदद करती है। एग्रीस्टैक जैसी पहल फर्टिलाइजर और क्रेडिट एक्सेस को स्ट्रीमलाइन कर रही है। एग्रीस्टैक, ये टर्म थोड़ा नया है। हाँ, ये एक डिजिटल इकोसिस्टम बनाने का प्रपोजल है जहां किसानों की जमीन के रिकॉर्ड से लेकर उनको मिलने वाले सब्सिडीज तक सब कुछ डिजिटली लिंक्ड होगा। इंटरेस्टिंग। और सस्टेनेबिलिटी, आपने सस्टेनेबिलिटी की बात की थी। राइट। जो चीज मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगती है वो है सस्टेनेबिलिटी का एंगल। सस्टेनेबिलिटी में प्रिसिजन एग्रीकल्चर का क्या मतलब है? थोड़ा सिंपल शब्दों में बताओ। इसका मतलब है फसल को ठीक उतना ही पानी और फर्टिलाइजर देना जितना जरूरी है, ना कम ना ज्यादा। अच्छा। ड्रोन्स और सेंसर्स इसमें मदद करते हैं। वो सॉइल की मॉइस्चर कंटेंट और न्यूट्रिएंट लेवल को मेजर करते हैं। इससे हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर जैसे पानी पर दबाव कम होता है, याद रखना। तो इससे रिसोर्सेज की वेस्टेज कम होती है। बिल्कुल। और बेटर वेदर प्रेडिक्शन से एडेप्टेबिलिटी भी बढ़ती है। ठीक है, अब आते हैं मार्केट एक्सेस पर। किसान उगा तो लेता है पर बेच नहीं पाता। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है। तो क्या ई-नैम सच में हर किसान के लिए फायदेमंद है या इसमें भी कोई चैलेंज है? देखिए, प्लेटफॉर्म तो है, पर चैलेंज है डिजिटल लिटरेसी और फिजिकल लॉजिस्टिक्स का। मतलब ई-नैम यानी नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो देश भर की मंडियों को जोड़ता है। थियोरेटिकली इसने किसानों को एक बड़ा बाजार दिया है। सुनने में तो अच्छा लगता है, पर असलियत में ज्यादातर किसानों को इसे यूज करना नहीं आता। और फिर मंडी तक फसल तो ले जानी होगी, है ना? वहाँ क्वालिटी चेक की प्रक्रिया अभी भी पूरी तरह ट्रांसपेरेंट नहीं है। हाँ, ये तो है। एपीडा और पीडा जैसी संस्थाएं, ये एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जैसी एक्सपोर्ट प्रमोशन बॉडीज मार्केट इंटेलिजेंस के लिए प्लेटफॉर्म बना रही हैं। अच्छा, पर जमीनी हकीकत बदलने में समय लगता है। और ये एग्री स्टैक का आइडिया सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर इसका सबसे बड़ा रिस्क क्या हो सकता है? फार्मर्स डेटा प्राइवेसी। ये सुनिश्चित करना होगा कि डेटा का मिसयूज ना हो। मतलब डेटा प्राइवेट कंपनीज के हाथ लग सकता है? हाँ, सोचिए, अगर ये संवेदनशील डेटा निजी कंपनियों के हाथ लग जाए तो वे इसका इस्तेमाल प्रेडिकटरी लेंडिंग या मार्केटिंग के लिए कर सकती हैं। इसलिए एक मजबूत डेटा प्रोटेक्शन कानून के बिना ये कदम किसानों के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। ये तो बहुत सीरियस कंसर्न है। बिल्कुल। ये सुनिश्चित करना होगा कि डेटा का मालिक किसान ही रहे। तो अगर एक किसान को इनमें से कोई एक चीज चुननी हो, प्रोडक्टिविटी, सस्टेनेबिलिटी या मार्केट एक्सेस, तो ई टेक्नोलॉजी सबसे पहले किस में मदद कर सकती है? मार्केट एक्सेस। जानकारी सबसे पहले पहुंचती है और तुरंत फायदा दे सकती है। दाम का पता चलना पहला कदम है। Makes sense. Now pause and practicing this part aloud. E-technology in agriculture improves productivity through right inputs, sustainability through resource efficiency, and market access through platforms like eNAM. In short, e-technology is making agriculture smarter, more efficient, and more profitable for farmers. तो मतलब टेक्नोलॉजी एक पावरफुल टूल है, लेकिन इसे सावधानी से लागू करने की जरूरत है। Exactly. अब मान लीजिए कि टेक्नोलॉजी की मदद से पैदावार बढ़ भी गई, लेकिन ये एक दूसरी बड़ी समस्या को जन्म देती है। हम इस सारी उपज का खराब होने से पहले क्या करें? बिल्कुल सही पॉइंट। और यहीं पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की भूमिका आती है। बिल्कुल सही ट्रांजिशन है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यानी FPI को भारत का सनराइज सेक्टर कहा जाता है। सनराइज सेक्टर मतलब? इसका मतलब है कि ये एक उभरता हुआ क्षेत्र है जिसमें ग्रोथ की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। कूल ना? हाँ, साउंड्स प्रॉमिसिंग। ये कच्चे कृषि उत्पादों जैसे टमाटर या आम को केचप या जूस जैसे प्रोसेस्ड फूड में बदलता है। जैसे खेत से टमाटर तोड़कर सीधे बेचना और उन्हीं टमाटरों से केचप बनाकर बेचना। एग्जैक्टली। केचप की कीमत और शेल्फ लाइफ यानी वो कितने समय तक ठीक रहेगा, दोनों ज्यादा हैं। बेसिकली यही फूड प्रोसेसिंग है। और इसका स्कोप तो बहुत बड़ा लगता है। हमारे पास कच्चा माल है, सस्ता लेबर है और एक बहुत बड़ा डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट है। बिल्कुल। फिर भी हम सुनते हैं कि हमारा प्रोसेसिंग लेवल बहुत कम है। इसका मतलब क्या है? कितना कम है? इसका मतलब है कि हमारे ज्यादातर फल और सब्जियां ताजा ही बिक जाती हैं, प्रोसेस नहीं होती। उदाहरण के लिए US में 80% तक मिल्क प्रोसेस होता है, हमारे यहाँ ये काफी कम है।
थोड़ा सोच लो। और इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा अनुमान है कि हार्वेस्ट के बाद 30 to 40% तक उपज बर्बाद हो जाती है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। 30 to 40%, दैट्स ह्यूज। इट इज। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है हमारा फ्रैगमेंटेड सप्लाई चेन। एफपीआई में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? पैसा, टेक्नोलॉजी या सप्लाई चेन? सप्लाई चेन। अगर टमाटर फैक्ट्री तक सही सलामत और समय पर नहीं पहुंचे तो पैसा और टेक्नोलॉजी दोनों बेकार हैं। सप्लाई चेन मतलब खेत से फैक्ट्री तक का सफर। क्या आप इसका कोई असल जिंदगी का उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। मैं महाराष्ट्र के एक टमाटर किसान से मिला था अच्छा। और उसने बताया कि उसकी 40% फसल सिर्फ इसलिए बर्बाद हो गई क्योंकि फैक्ट्री तक ले जाने वाला ट्रक 6 घंटे ट्रैफिक में फंसा रहा। ओह नो। जब तक टमाटर पहुंचे वो केचप बनाने लायक नहीं रहे। ये है सप्लाई चेन की हकीकत। इसमें खराब सड़कें, कोल्ड स्टोरेज की कमी और भरोसेमंद ट्रांसपोर्ट का अभाव सब शामिल हैं। ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है। बिल्कुल। इसके अलावा हमारा एफपीआई सेक्टर काफी हद तक अनऑर्गेनाइज्ड है, जिसमें इन्वेस्टमेंट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की भारी कमी है। तो सरकार की पीएमएफएमई या पीएलआई जैसी स्कीम्स क्या इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए है? हाँ, उन्हीं के लिए है। पीएमएफएमई स्कीम छोटे एंटरप्रेन्योर्स की मदद कैसे करती है, आप बताओ। ये माइक्रो एंटरप्राइजेस को फॉर्मलाइज करने और उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट देने में मदद करती है ताकि वे भी बड़े प्लेयर्स के साथ कॉम्पीट कर सकें। और पीएलआई स्कीम? और पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम बड़ी कंपनियों को भारत में मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग बढ़ाने के लिए एनकरेज करती है। ये सही दिशा में उठाए गए कदम है। पर इनका असर दिखने में समय लगेगा, है ना? हाँ, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना एक धीमी प्रक्रिया है। क्या एफपीआई सिर्फ बड़े शहरों के लिए या ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बदल सकता है? ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर है। प्रोसेसिंग यूनिट्स गांव के पास लगने से लोकल एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और किसानों को अपनी उपज का बेहतर दाम मिलेगा। Right. Practice this. The food processing industry has huge scope in India due to raw material availability, but faces challenges like poor supply chain and low investment. In short, FPI is a high potential sector that needs better infrastructure and policy support to thrive. Infrastructure और infrastructure में सबसे जरूरी चीजों में से एक है पानी। बिल्कुल। फसल उगाने से लेकर प्रोसेसिंग तक पानी के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो चलिए अब भारतीय कृषि की जीवन रेखा यानी इरिगेशन पर बात करते हैं। बिल्कुल। भारत में कृषि आज भी एक तरह से मानसून का जुआ मानी जाती है। हाँ, ये तो हमेशा से सुनते आए हैं। और इरिगेशन ही वो चीज है जो इस जुए के रिस्क को कम करती है। हमारे देश की लगभग 50% कृषि भूमि ही सिंचित है, बाकी बारिश पर निर्भर है। Only 50%? हाँ, और यहीं पर सारी समस्या शुरू होती है। और मुझे लगता है कि इरिगेशन का मतलब सिर्फ पानी पहुंचाना नहीं है, बल्कि सही तरीके से पहुंचाना है। एग्जैक्टली। हमारी सबसे बड़ी चुनौती क्या है? पानी की कमी या पानी का खराब मैनेजमेंट? ये पानी के खराब मैनेजमेंट की समस्या ज्यादा है। हमारी दो मुख्य चुनौतियां हैं। क्या? और हरियाणा में? बिल्कुल। उन राज्यों में मुफ्त बिजली और पानी की सब्सिडी के कारण किसानों ने इतना ज्यादा भूजल निकाला है कि वाटर टेबल खतरनाक स्तर तक नीचे चला गया है। और दूसरी चुनौती? दूसरी चुनौती है हमारी नहर प्रणालियों की अक्षमता, इनएफिशिएंसी। नहरों से पानी छोड़ा तो जाता है, लेकिन एवेपोरेशन और लीकेज की वजह से एक बड़ा हिस्सा खेत तक पहुंचने से पहले ही बर्बाद हो जाता है। तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप जैसा नारा इसी समस्या का समाधान है। हाँ, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का पर ड्रॉप मोर क्रॉप कंपोनेंट इसी पर केंद्रित है। इसका क्या लक्ष्य है? इसका लक्ष्य है माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन को बढ़ावा देना। इससे क्या फायदा होता है? इन तकनीकों से पानी सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचता है, जिससे 50-60% तक पानी की बचत होती है और पैदावार भी बढ़ती है। ये तो बहुत इफेक्टिव है। हाँ, पर चुनौती इससे हर छोटे किसान तक पहुंचाने की है, क्योंकि इसकी शुरुआती लागत ज्यादा होती है। तो हमने टेक्नोलॉजी, प्रोसेसिंग और पानी की बात की, लेकिन भारतीय किसान के लिए आय का एक और बहुत बड़ा जरिया है जो अक्सर हमारी चर्चाओं से बाहर रह जाता है। एनिमल रियरिंग। हाँ, पशुपालन। इसे रूरल इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी कहना गलत नहीं होगा। रियली इतना इंपॉर्टेंट है? कुछ आंकड़े देता हूँ। लाइफ स्टॉक सेक्टर भारत के एग्रीकल्चरल जीवीए यानी ग्रोस वैल्यू एडेड का लगभग 30% और देश के कुल जीवीए का 5% कंट्रीब्यूट करता है। 30% ऑफ एग्री जीवीए? दैट्स मैसिव। और ये 70% ग्रामीण परिवारों की आय का स्रोत है। हम दुनिया में दूध के सबसे बड़े उत्पादक हैं और जैसा आपने शुरू में कहा, भैंस के मांस के भी। रुकिए, ये बफलो मीट वाली बात मुझे अभी भी हैरान करती है। हम इसे इतना ज्यादा प्रोड्यूस क्यों और कैसे करते हैं, जबकि हमारे देश में एक बड़ा वर्ग इसे कंज्यूम नहीं करता? इसका ज्यादातर हिस्सा कहाँ जाता है? एक्सपोर्ट होता है, क्योंकि देश में एक बड़ा वर्ग इसे कंज्यूम नहीं करता, इसलिए एक्सपोर्ट मार्केट बहुत बड़ा है। पर इसके पीछे का लॉजिक क्या है? यहाँ पर एक गहरा इनसाइट छिपा है। भारत का बफलो मीट इंडस्ट्री असल में हमारे विशाल डेयरी इंडस्ट्री का एक बाय प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट कैसे? देखिए, हम दुनिया की सबसे बड़ी डेयरी इंडस्ट्री हैं, जहां करोड़ों भैंसें दूध के लिए पाली जाती हैं। राइट। इन भैंसों के नर बछड़े और जो भैंसें दूध देना बंद कर देती हैं, वही इस मीट इंडस्ट्री का मुख्य स्रोत बनती है। ओह, इसलिए हम जानबूझकर मांस के लिए भैंस नहीं पाल रहे हैं, ये हमारी दूध की जरूरत का एक आर्थिक परिणाम है। तो ये एक सर्कुलर इकोनॉमी जैसा है। बिल्कुल। इसका लगभग सारा हिस्सा वियतनाम और मलेशिया जैसे देशों को एक्सपोर्ट होता है, जिससे हमें करीब 31,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा मिलती है। वाओ, ये तो डॉट्स कनेक्ट करने जैसा है। डेयरी और मीट इंडस्ट्री इस तरह से जुड़े हैं। एग्जैक्टली। चलिए अब डेयरी सेक्टर पर आते हैं। हम सबसे बड़े प्रोड्यूसर तो हैं, लेकिन यहाँ एक पैराडॉक्स है ना? बिल्कुल। हम कुल उत्पादन में नंबर 1 है, लेकिन प्रति पशु उत्पादकता प्रोडक्टिविटी पर एनिमल में हम दुनिया के औसत से बहुत पीछे हैं। कितना पीछे? हमारी एक गाय या भैंस औसतन 1800 किलोग्राम दूध सालाना देती है, जबकि वैश्विक औसत 2700 किलोग्राम है। और डेवलप्ड कंट्रीज में? इजराइल में ये 12,000 किलोग्राम तक है। इतना बड़ा अंतर? लो प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा कारण क्या है? खराब ब्रीड या खराब फीड? दोनों जुड़े हुए हैं, पर खराब फीड यानी चारा ज्यादा बड़ा मुद्दा है। अच्छी ब्रीड भी बिना अच्छे खाने के अच्छा प्रोड्यूस नहीं कर सकती। भारत में चारे की भारी कमी है। फीड एंड फॉडर? राइट। इसके अलावा हमारा डेयरी सेक्टर ज्यादातर असंगठित है। अमूल जैसे सहकारी मॉडल सफल रहे हैं, लेकिन वे पूरे देश का प्रतिनिधित्व नहीं करते। और बीमारियां भी एक चैलेंज है। बहुत बड़ा। लंपी स्किन डिजीज का मिल्क प्रोडक्शन पर लॉन्ग टर्म असर क्या होता है?
बीमारी ठीक होने के बाद भी जानवर की दूध देने की क्षमता स्थायी रूप से कम हो जाती है। ये तो डबल लॉस है। बिल्कुल। सरकार की कुछ इनिशिएटिव्स हैं जैसे नेशनल लाइव स्टॉक मिशन और एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यानी AHIDF जो इन चैलेंजेस को एड्रेस करने की कोशिश कर रही हैं। AHIDF स्कीम का असली फायदा किसे मिल रहा है, किसान को या बड़े एंटरप्रेन्योर को? इसका लक्ष्य एंटरप्रेन्योर्स को प्रोसेसिंग प्लांट्स लगाने के लिए इंसेंटिवाइज करना है, जिसका इनडायरेक्ट फायदा किसानों को बेहतर दाम और मार्केट मिलने के रूप में होगा। एक और सवाल, क्या लाइव स्टॉक सेक्टर क्लाइमेट चेंज के लिए कंट्रीब्यूटर है या विक्टिम? दोनों है। ये मीथेन उत्सर्जन से कंट्रीब्यूट करता है और गर्मी की लहरों और प्रदूषण से विक्टिम भी बनता है। Rehearse this key data. India's livestock sector contributes about 30% to agricultural GVA and 5% to total GVA. In short, the livestock sector is a pillar of our rural economy, but needs major improvements in productivity, health, and organization. पशुपालन में जमीन के बाद अब पानी की बात करते हैं, फिशरी सेक्टर। इसकी क्या कहानी है? फिशरी सेक्टर एक और छुपा हुआ जेम है। हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े फिश प्रोड्यूसर हैं। सेकंड लार्जेस्ट? हाँ, और ये करोड़ों लोगों को रोजगार देता है। भारत में फिशरीज दो तरह की हैं, समुद्री यानी मरीन और अंतर्देशीय यानी इनलैंड। इनलैंड मतलब नदियों, झीलों और तालाबों में। एग्जैक्टली। और दिलचस्प बात यह है कि पिछले कुछ सालों में इनलैंड फिशरीज का उत्पादन समुद्री फिशरी से ज्यादा हो गया है। और रियली ऐसा क्यों? इसका श्रेय एक्वाकल्चर यानी फिश फार्मिंग में हुई क्रांति को जाता है। तो इसमें क्या चुनौतियां हैं? क्या यहाँ भी प्रोडक्टिविटी की समस्या है? हाँ, यहाँ भी चुनौतियां हैं। समुद्री मत्स्य पालन में ओवरफिशिंग एक बड़ी समस्या है, जिससे कई मछली की प्रजातियां खतरे में है। और इनलैंड में? वहीं इनलैंड एक्वाकल्चर में बीमारियों का प्रकोप और पानी की गुणवत्ता बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इन्हीं चुनौतियों से निपटने और इस सेक्टर को मॉडर्नाइज करने पर केंद्रित है। तो हमने खेती के लगभग हर पहलू को छू लिया, टेक्नोलॉजी, प्रोसेसिंग, पानी और पशुपालन। हाँ, एक पूरा इकोसिस्टम। लेकिन इन सब के पीछे एक अदृश्य हाथ काम करता है जो हर फैसले को प्रभावित करता है, सरकार की सब्सिडी। ये एक बहुत ही विवादास्पद विषय है। बिल्कुल। फार्म सब्सिडीज एक दोधारी तलवार है। दोधारी तलवार मतलब ये है कि किसानों के लिए एक जरूरी सेफ्टी नेट है, लेकिन इनसे कई अनपेक्षित समस्याएं भी पैदा हुई हैं। सब्सिडी कितनी तरह की होती है? ये डायरेक्ट हो सकती हैं, जैसे पीएम किसान स्कीम के तहत सीधे बैंक खाते में पैसा भेजना। राइट। या इनडायरेक्ट, जैसे फर्टिलाइजर, बिजली और पानी पर भारी छूट देना। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP भी एक तरह की प्राइस सब्सिडी है ना? हाँ बिल्कुल, ये किसानों को प्राइस क्रैश से बचाती है। लेकिन अक्सर हम सुनते हैं कि WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को हमारी MSP से दिक्कत है। WTO को हमारी MSP से क्या दिक्कत है? ये एक गहरा भू राजनीतिक टकराव है। WTO इसे ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडी मानता है। ट्रेड डिस्टॉर्टिंग? हाँ, उनका तर्क है कि MSP के कारण हमारे किसान गेहूं और चावल का उत्पादन कृत्रिम रूप से कम लागत पर करते हैं, जिससे वैश्विक बाजार में दूसरे देशों के किसानों के लिए प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो जाता है। तो ये अनफेयर कंपटीशन का मामला है उनके नजरिए से। हाँ, लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक पक्ष है। भारत का तर्क है कि MSP हमारी 1.4 अरब की आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। और हमारे करोड़ों छोटे किसानों को बचाने के लिए भी। एग्जैक्टली। तो ये भारत की संप्रभु जिम्मेदारी और वैश्विक मुक्त बाजार के सिद्धांतों के बीच एक टकराव है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब्सिडी में से किसानों के लिए बेहतर क्या है? अर्थशास्त्री मानते हैं कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT बेहतर है। क्यों? क्योंकि ये किसानों को विकल्प देता है कि वो पैसा कहाँ खर्च करें और इसमें लीकेज भी कम होता है। और इन सब्सिडीज का हमारे पर्यावरण पर क्या असर पड़ा है? सब्सिडी का क्रॉप डाइवर्सिटी पर क्या असर पड़ता है? बहुत गहरा असर पड़ा है। क्योंकि MSP और सब्सिडी मुख्य रूप से गेहूं और चावल पर केंद्रित हैं, किसान दूसरी जरूरी फसलें जैसे दालें और मोटे अनाज उगाना कम कर देते हैं। तो क्रॉप डाइवर्सिटी खत्म हो रही है? हाँ, पंजाब और हरियाणा में पानी और बिजली पर सब्सिडी ने भूजल का संकट पैदा कर दिया है और फर्टिलाइजर सब्सिडी ने मिट्टी की सेहत को बर्बाद कर दिया है। ये एक क्लासिक केस है जहां एक अच्छी मंशा वाली पॉलिसी के लॉन्ग टर्म नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हुए हैं। बिल्कुल। तो क्या MSP हटा देना चाहिए? नहीं, MSP हटाना सोल्यूशन नहीं है। ये किसानों के लिए एक जरूरी सेफ्टी नेट है। मुद्दा इसे हटाने का नहीं, बल्कि इसे और प्रभावी और क्रॉप न्यूट्रल बनाने का है। और फार्म लोन वेवर्स वो एक अच्छी पॉलिसी क्यों नहीं मानी जाती? क्योंकि ये एक टेम्पररी सोल्यूशन है और ये क्रेडिट कल्चर को खराब करता है। जो किसान समय पर लोन चुकाते हैं वे डीमोटिवेटेड महसूस करते हैं। Practicing. Subsidies like MSP can distort cropping patterns, leading to environmental issues and objections from the WTO. In short, India's subsidy regime needs a major rethink to balance farmer support with economic and environmental sustainability. तो दोस्तों, आज हमने भारतीय कृषि के पूरे चक्र को समझा। चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। Let's do it. टेक्नोलॉजी ये प्रोडक्टिविटी, सस्टेनेबिलिटी और मार्केट एक्सेस के जरिए कृषि को मॉडर्न बना रही है, लेकिन डेटा प्राइवेसी और डिजिटल लिटरेसी जैसी चुनौतियां हैं। बिल्कुल। फूड प्रोसेसिंग ये वेस्टेज कम करने और किसान की आय बढ़ाने का एक हाई पोटेंशियल सेक्टर है, जिसे बेहतर सप्लाई चेन और इंफ्रास्ट्रक्चर की सख्त जरूरत है। इरिगेशन ये कृषि की जीवन रेखा है, लेकिन हम भूजल के अत्यधिक दोहन और अक्षम नहर प्रणालियों के संकट से जूझ रहे हैं। सही बात है। एनिमल रियरिंग, लाइव स्टॉक, डेयरी और फिशरी हमारी रूरल इकोनॉमी के लिए बेहद जरूरी हैं और इनमें डेयरी और मीट इंडस्ट्री का गहरा संबंध है, लेकिन लो प्रोडक्टिविटी एक आम चुनौती है। एंड फाइनली सब्सिडीज। ये किसानों के लिए एक जरूरी सेफ्टी नेट है, लेकिन इन्होंने क्रॉपिंग पैटर्न को डिस्टॉर्ट किया है और पर्यावरणीय संकट पैदा किया है, जिससे WTO के साथ भी टकराव है। बहुत अच्छा सारांश है। ये दिखाता है कि कृषि का कोई भी हिस्सा अलग थलग नहीं है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब कुछ सवाल जो इस पूरी चर्चा को याद रखने में मदद करेंगे।
How would you recall the three main benefits of e-technology in agriculture? क्विक गाइड, एफपीआई की सबसे बड़ी चैलेंज को कैसे याद रखेंगे? थिंक ऑफ अ जर्नी, खेत से फैक्ट्री तक का सफर, लॉजिस्टिक्स। Suggest a memorization tweak for the livestock sector's GVA contribution. भारत की दूध उत्पादकता और विश्व औसत के बीच के अंतर को याद रखने का कोई विजुअल तरीका सोचो, मे बी हाफ फिल्ड ग्लास वर्सेस अ फुल ग्लास। WTO की एमएसपी पर आपत्ति का कोर आइडिया क्या है? इनलैंड फिशरीज, भारत के कुल फिश प्रोडक्शन का कितना हिस्सा है, इसे याद रखने का क्या महत्व है? और आज के लिए आपकी चुनौती, इनमें से किसी एक विषय पर, जैसे डेयरी सेक्टर इन इंडिया, एक 2 मिनट की प्रेजेंटेशन तैयार करें और उसे जोर से बोलकर रिहर्स करें। सी इफ यू कैन एक्सप्लेन इट्स पोटेंशियल एंड वन मेजर चैलेंज क्लियरली। यह सीखी हुई बातों को मजबूत करने का एक शानदार तरीका है। उम्मीद है यह गहरी पड़ताल आपके लिए उपयोगी रही होगी। सब्सक्राइब नाउ, कमेंट योर फीडबैक एंड शेयर टू ग्रो द चैनल। अगली बार तक सीखते रहें। एग्रीकल्चर इकोनॉमी को समझना, सब्सिडीज, फार्म लोन वेवर्स और एमएसपी, ब्रॉड माइक्रो थीम, इंडियन एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट इंटरवेंशंस की गहन पड़ताल। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडिया की गवर्नमेंट हर साल सिर्फ फार्मर्स को सब्सिडीज देने पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है? जस्ट इमेजिन करो, इतना पैसा। इट्स अ स्टैगरिंग अमाउंट, और आम आदमी सोचता है कि इतने पैसे से तो फार्मर्स की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। एग्जैक्टली लेकिन क्या ये पैसा सही लोगों तक पहुंच भी रहा है? और क्या इससे उनकी प्रॉब्लम्स सच में सॉल्व हो रही हैं? यही आज का $1 मिलियन क्वेश्चन है। अगर इससे आपको मदद मिलती है तो अभी सब्सक्राइब करें, अपनी फीडबैक कमेंट करें, चैनल को ग्रो करने के लिए शेयर करें। तो चलिए इस जर्नी में एक साथ जुड़ते हैं। आज हम इंडियन एग्रीकल्चर के कुछ सबसे बड़े और आई थिंक सबसे ज्यादा डिबेटेड टॉपिक्स को समझेंगे। राइट, वी गोइंग डीप। सबसे पहले हम फार्म लोन वेवर्स यानी कर्ज माफी की कहानी को समझेंगे। इसकी प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। फिर हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP की दुनिया में गहरी डुबकी लगाएंगे। MSP क्या है, ये कैसे काम करता है और इसके साथ क्या प्रॉब्लम्स जुड़ी हैं। और एंड में हम बात करेंगे कि आगे का रास्ता क्या हो सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्लियर। हेडिंग, फार्म लोन वेवर्स, एक टू-एज्ड स्वॉर्ड। तो लेट्स स्टार्ट विद फार्म लोन वेवर्स। ये शब्द सुनते ही एक बहुत सिंपल सी पिक्चर दिमाग में आती है। हाँ, कि गवर्नमेंट ने किसानों का लोन माफ कर दिया, उनकी टेंशन खत्म, सिंपल। राइट, बट क्या ये वाकई इतना सिंपल है? इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? सो बेसिकली फार्म लोन वेवर का मतलब है जब गवर्नमेंट फार्मर्स द्वारा बैंक से लिए गए लोन को फॉरगिव कर देती है। फार्मर को पैसा नहीं चुकाना पड़ता, गवर्नमेंट उनकी तरफ से बैंक को पेमेंट करती है। ओके, सो इट्स अ डायरेक्ट इंटरवेंशन। एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाइए प्लीज। बिल्कुल। इमेजिन करो, एक फार्मर है रमेश, उसने अपने फसल के लिए बैंक से लोन लिया, लेकिन खराब मौसम या ड्रॉट की वजह से उसकी पूरी क्रॉप बर्बाद हो गई। ओह दैट्स टफ। अब वो लोन चुकाने की हालत में बिल्कुल नहीं है। तभी गवर्नमेंट आती है और कहती है, रमेश चिंता मत करो, तुम्हारा लोन हम चुका देंगे। दिस इज अ फार्म लोन वेवर इन एक्शन। गॉट इट। तो ये एक तरह की इनडायरेक्ट सब्सिडी है जो आई हैव नोटिस्ड अक्सर इलेक्शंस के टाइम ही सुर्खियों में आती है। स्पॉट ऑन, बिकॉज ये एक बहुत ही पावरफुल पॉलिटिकल टूल है। देखो, इंडिया में एग्री डिस्ट्रेस एक बहुत बड़ी रियलिटी है। फार्मर्स की कॉस्ट बढ़ रही है लेकिन इनकम उस हिसाब से नहीं बढ़ रही। तो इस कॉन्टेक्स्ट में लोन वेवर एक इमीडिएट रिलीफ, एक संजीवनी बूटी की तरह प्रेजेंट किया जाता है। तो इसके पॉजिटिव्स में सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि संकट में फंसे फार्मर्स को इंस्टेंट रिलीफ मिलती है। हाँ, वो अ बिग वन। दूसरा पॉजिटिव जो कम डिस्कस होता है वो है कि इससे बैंक्स को भी फायदा होता है। बैंक्स को? वो कैसे? उनका जो पैसा फंस गया था, जिसे बैंकिंग टर्म्स में हम स्ट्रेस्ड एसेट या NPA कहते हैं, वो गवर्नमेंट से वापस मिल जाता है। इससे बैंक्स की बैलेंस शीट अचानक से एक हेल्दी हो जाती है और वो दूसरे फार्मर्स को लोन दे पाते हैं। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग एंगल है। और एक आर्गुमेंट ये भी तो दिया जाता है कि जब बड़े कॉर्पोरेट्स को थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के राइट ऑफ्स मिल सकते हैं, तो फिर फार्मर्स को क्यों नहीं? ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मॉरल और इमोशनल आर्गुमेंट है और इस वजह से लोन वेवर को सिंपली डिसमिस करना आसान नहीं है। लेकिन यहीं से इसकी रियल प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। ओके, तो अब आते हैं कॉइन के दूसरे साइड पर। व्हाट आर द नेगेटिव्स? इसकी सबसे बड़ी खामी क्या है? सबसे बड़ी खामी है फिस्कल डेफिसिट, मतलब सरकारी खजाने पर पड़ने वाला बोझ। गवर्नमेंट के पास लिमिटेड पैसा है। राइट। अगर वो पैसा लोन वेवर में चला गया तो इसका मतलब है कि वो पैसा इरिगेशन, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स या रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर खर्च नहीं हो पाएगा। मतलब हम लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट को शॉर्ट टर्म रिलीफ के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं। प्रिसाइसली, हम एक परमानेंट सोल्यूशन बनाने के बजाय एक टेम्पररी पैच लगा रहे हैं। लेकिन एक मिनट, अगर एक फार्मर सुसाइड करने की कगार पर है तो उसके लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट का क्या मतलब? उस वक्त इमीडिएट रिलीफ ज्यादा जरूरी नहीं है? ये बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है और यहीं पॉलिसी मेकर्स के लिए डिलेमा खड़ा होता है। एक्सट्रीम डिस्ट्रेस के केसेस में शायद ये जरूरी भी हो, लेकिन इसकी जो दूसरी और शायद सबसे डेंजरस प्रॉब्लम है वो है मॉरल हैजर्ड। मॉरल हैजर्ड, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा और सिंपल शब्दों में समझा सकते हैं? एक ऑनेस्ट फार्मर कैसा फील करेगा? बिल्कुल। सोचो, आपने मेहनत करके अपना लोन टाइम पे चुकाया, आपके पड़ोसी ने नहीं चुकाया, फिर भी इलेक्शन आने पर गवर्नमेंट ने उसका लोन माफ कर दिया। अगली बार आप क्या करोगे? मैं सोचूंगी कि मैं ही बेवकूफ थी, अगली बार मैं भी नहीं चुकाऊंगी, क्या पता मेरा भी माफ हो जाए। एग्जैक्टली, यही मॉरल हजार्ड है। इट डिस्करेजेस ऑनेस्ट रीपेमेंट। ये कल्चर ऑफ डिफॉल्ट को बढ़ावा देता है। यानी एक तरह से बेईमानी को रिवॉर्ड मिल रहा है। प्रिसाइजली, और इसका लॉन्ग टर्म असर बैंक्स पर पड़ता है। अगली बार एक ऑनेस्ट फार्मर भी लोन चुकाना बंद कर देता है, जिससे बैंक्स के स्ट्रेस्ड एसेट्स और बढ़ जाते हैं। रिजल्ट, बैंक्स आगे से फार्मर्स को लोन देने में हिचकिचाते हैं। वाओ, सो ये पूरी क्रेडिट साइकिल को ही डिस्टर्ब कर देता है। यस, द लॉन्ग टर्म डैमेज इज ह्यूज। क्या हमारे पास कोई डेटा है, कोई रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट स्टडी जो बताती हो कि इन वेवर्स का एक्चुअल रिजल्ट क्या रहा है? हाँ, और डेटा काफी शॉकिंग है। जुलाई 2022 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक स्टडी आई थी। उसने साफ बताया कि लोन वेवर्स जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंचते। रियली? हाँ, उसका फायदा ज्यादातर अमीर किसानों को मिला। स्टडी ने पाया कि सिर्फ आधे इंटेंडेड बेनिफिशियरीज को ही इसका लाभ मिला। ऐसा क्यों? क्योंकि अ मेजॉरिटी ऑफ स्मॉल फार्मर्स वो अपनी सेविंग्स या लोकल मनी लेंडर से पैसा लेकर खेती करते हैं। उनका बैंक से फॉर्मल लोन होता ही नहीं है, तो वेवर उन्हें कवर ही नहीं करता। ये तो बहुत आयरॉनिकल है। और सबसे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग, 2008 में एक बहुत बड़ा नेशन वाइड लोन वेवर हुआ था। उसके बाद भी फार्मर्स की सुसाइड्स में कोई कमी नहीं आई। व्हाट? तो फिर इसका असली मकसद क्या था?
क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल कदम था? देखिए, इंटेंशन शायद रिलीफ देना ही हो, लेकिन डिजाइन इतना फ्लॉड है कि इट्स मोर ऑफ अ पॉलिटिकल टूल नाउ। ये असली समस्याओं से ध्यान भटकाता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें फार्म लोन वेवर्स पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए? नॉट नेसेसरली, पूरी तरह से नहीं, लेकिन हमें इसे वेल डिजाइंड बनाना होगा। वेल डिजाइन का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इसको एक ब्लैंकेट सोल्यूशन की तरह यूज ना करें। सिर्फ उन्हीं फार्मर्स को मिले जो साइंटिफिकली प्रूवन नेचुरल कैलामिटी जैसे ड्रॉट या फ्लड से अफेक्टेड हैं। इसकी टारगेटिंग बेहतर करनी होगी। सो इन कंक्लूजन, फार्म लोन वेवर्स एक टेम्पररी रिलीफ तो दे सकता है, लेकिन ये एग्रीकल्चर क्राइसिस का परमानेंट सोल्यूशन बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, ये एक पेन किलर की तरह है जो दर्द को टेम्पररी दबा देता है लेकिन बीमारी का इलाज नहीं करता। Now pause and practice saying this part aloud. Farm loan waivers create a moral hazard and put pressure on the fiscal deficit. Rehearse करो. मिनी रिकैप, इन शॉर्ट, फार्म लोन वेवर इंस्टेंट रिलीफ देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक डिसिप्लिन और ऑनेस्ट बिहेवियर को नुकसान पहुंचाता है। Clear. Heading: MSP को डिकोड करना, फार्मर्स का सुरक्षा कवच या एक कॉम्प्लिकेटेड पजल। ओके, तो साफ है कि लोन वेवर एक बैंडेड सोल्यूशन है। फार्मर की कोर प्रॉब्लम यानी इनकम की प्रॉब्लम फसल के अच्छे दाम से जुड़ी है, और यहीं पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP का टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। एब्सोल्युटली, एमएसपी हमेशा खबरों में रहता है, अक्सर इस पे प्रोटेस्ट होते हैं, डिबेट्स होती हैं। तो पार्ट 1 में लेट्स जस्ट डिकोड के MSP क्या है और इसकी जरूरत क्यों है। सिंपल शब्दों में, व्हाट इज इट? एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो मिनिमम प्राइस है जो गवर्नमेंट तय करती है। गवर्नमेंट फार्मर से कहती है कि अगर मार्केट में आपकी फसल को इससे कम दाम मिले तो चिंता ना करें, हम आपकी फसल इस प्राइस पर खरीद लेंगे। इट्स अ टाइप ऑफ प्राइस गारंटी। एक एग्जांपल दीजिए। जरूर, मान लीजिए गवर्नमेंट ने गेहूं का एमएसपी 20 रुपए पर किलो तय किया। अगर मार्केट में एज ए फार्मर को सिर्फ 17 रुपए मिल रहे हैं तो वो अपनी फसल सरकारी एजेंसी को 20 रुपए में बेच सकता है। अच्छा, तो ये प्राइस फ्लोर क्रिएट करता है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी? बैकग्राउंड क्या है इसका? इसकी शुरुआत ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हुई। उस टाइम पर व्हीट और राइस का प्रोडक्शन इतना ज्यादा बढ़ गया कि मार्केट में प्राइसेस क्रैश करने लगे। मतलब अच्छी फसल का एक नेगेटिव रिजल्ट। हाँ, एग्जैक्टली। जिन फार्मर्स ने देश को फूड सफिशिएंट बनाया उन्हीं को नुकसान हो रहा था, तो उन्हें इस प्राइस वॉलेटिलिटी से बचाने के लिए एमएसपी सिस्टम लाया गया। सो इसका कोर लॉजिक, उसके 3 मुख्य ऑब्जेक्टिव्स क्या है आज? राइट, देयर आर 3 कोर ऑब्जेक्टिव्स। नंबर 1, फार्मर्स की सुरक्षा, यानी प्राइस वॉलेटिलिटी से उन्हें बचाना। दिस वाज द ओरिजिनल गोल। ओके। नंबर 2, प्रोडक्शन को प्रोत्साहन देना। जिन क्रॉप्स की देश में कमी है उनका एमएसपी बढ़ाकर फार्मर्स को उन्हें उगाने के लिए इंसेंटिवाइज करना, जैसे 2015 में पल्सेस का एमएसपी बढ़ाया गया था। स्मार्ट। और नंबर 3? नंबर 3 और सबसे इंपॉर्टेंट, देश की फूड सिक्योरिटी। गवर्नमेंट पीडीएस यानी रेशन सिस्टम और बफर स्टॉक के लिए एमएसपी पर ही अनाज खरीदती है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। 2018-19 से आई बिलीव गवर्नमेंट ने एक प्रॉमिस भी किया है कि एमएसपी प्रोडक्शन कॉस्ट से कम 50% ज्यादा होगा। हाँ, ये एक बड़ा पॉलिसी शिफ्ट था टू एंश्योर कि फार्मर्स को एक डिसेंट इनकम मिले। सो एमएसपी इंडियन एग्रीकल्चरल पॉलिसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। अब यहाँ एक सवाल, क्या एमएसपी सभी क्रॉप्स के लिए और पूरे देश में लागू होता है? नहीं, और ये एक बहुत आम गलतफहमी है। एमएसपी लगभग 23 फसलों के लिए घोषित होता है, लेकिन असल खरीद प्रोक्योरमेंट मुख्य रूप से गेहूं और चावल की ही होती है। और ओनली फॉर अ फ्यू क्रॉप्स इन रियलिटी। तो फिर क्या एमएसपी एक लीगल गारंटी है? क्या एक फार्मर कोर्ट जा सकता है अगर उसकी फसल एमएसपी पर ना बिके? अभी तक नहीं, और यही फार्मर्स की एक सबसे बड़ी मांग है। एमएसपी एक पॉलिसी है, कानून नहीं। देयर इज नो लीगल ऑब्लिगेशन ऑन एनीवन टू बाय एट एमएसपी। दिस इज अ ह्यूज डिस्टिंक्शन। अच्छा, एक और सवाल, गवर्नमेंट ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे कैलकुलेट करती है? क्या इसमें कोई विवाद है? हाँ, इसमें बहुत बड़ा विवाद है। हम इस पर आगे डिटेल में बात करेंगे जब हम C2 वर्सेस A2+FL फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। बट यस, द कैलकुलेशन मेथड इज अ मेजर पॉइंट ऑफ कंटेंशन। ओके, लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। तो इस पार्ट का कंक्लूजन ये है कि एमएसपी एक अहम स्तंभ है जिसके मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं। एब्सोल्युटली। Practicing this, MSP serves 3 key objectives: protecting farmers, incentivizing production, and ensuring food security. मिनी रिकैप, इन शॉर्ट, एमएसपी किसानों के लिए एक प्राइस अश्योरेंस सिस्टम है जो फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर करती है। ओके, तो हमने समझा कि MSP क्या है। अब पार्ट 2.2, MSP पर प्रोक्योरमेंट यानी खरीद कैसे होती है? राइट, एमएसपी डिक्लेयर करना एक बात है, बट उस प्राइस पर फसल खरीदना दूसरी। गवर्नमेंट अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म यूज करती है। ओके, सो क्या है ये मैकेनिज्म्स? सबसे पहला और सबसे डोमिनेंट है ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट। ये गेहूं और धान के लिए है। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट जितना भी फार्मर बेचना चाहे सब कुछ एमएसपी पर खरीदने को तैयार है, नो लिमिट्स। ओपन एंडेड, तो इससे क्या समस्या है? ये तो फार्मर्स के लिए अच्छा है ना? अच्छा है, लेकिन सिर्फ गेहूं चावल उगाने वाले फार्मर्स के लिए, और इससे बहुत बड़ी इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं। पानी की कमी वाले स्टेट्स में भी किसान राइस उगा रहे हैं सिर्फ इस गारंटी की वजह से। आई सी द प्रॉब्लम। दूसरे क्रॉप्स का क्या? फॉर कोर्स ग्रेन्स यानी मोटे अनाज लिमिटेड प्रोक्योरमेंट होती है। स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ उतना खरीदती है जितना पीडीएस की जरूरत के लिए हो। ओके, और दालों और ऑयल सीड्स के लिए? उनके लिए प्राइस सपोर्ट स्कीम PSS है। ये तभी एक्टिवेट होती है जब स्टेट गवर्नमेंट्स रिक्वेस्ट करती हैं और प्राइसेस एमएसपी से नीचे चली जाती हैं। फिर NAFED जैसी एजेंसीज खरीद करती हैं। और प्याज टमाटर जैसी चीजों के लिए जो जल्दी खराब होती हैं? उनके लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम MIS है। जब प्राइसेस बहुत ज्यादा क्रैश हो जाती हैं तब यूज होती है, लेकिन ये बहुत ही रेयरली यूज होती है। इट साउंड्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड स्क्यूड। इस इनबैलेंस को ठीक करने के लिए कुछ किया गया? हाँ, 2018 में PM-ASHA स्कीम लाई गई थी जो दालों और तिलहन की खरीद बढ़ाने के लिए थी। उसके 3 कंपोनेंट्स थे। ओके, व्हाट वर दे? एक तो था PSS यानी डायरेक्ट गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। दूसरा था प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकेज स्कीम PPSS, जिसमें प्राइवेट कंपनीज एमएसपी पर खरीदती और गवर्नमेंट उनके नुकसान की भरपाई करती। और तीसरा सबसे इनोवेटिव था प्राइस डिफिशिएंसी पेमेंट स्कीम PDPS। इसको भावांतर योजना भी कहते हैं। PDPS, ये तो बहुत अच्छा लगता है। गवर्नमेंट को अनाज स्टोर भी नहीं करना पड़ेगा। ये सफल क्यों नहीं हुई? आइडिया ब्रिलियंट था।
इसमें फार्मर मार्केट में अपनी फसल बेचता और एमएसपी और मार्केट प्राइस के बीच का डिफरेंस गवर्नमेंट डायरेक्ट उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देती। लेकिन इसमें अ ह्यूज फिस्कल बर्डन था और इसको इंप्लीमेंट करना बहुत कॉम्प्लेक्स था। ट्रेडर्स ने मिलकर प्राइसेस और गिरा दी। Oh, so it was manipulated. तो क्या हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज खुद ही कॉन्ट्रडिक्टरी हैं? एक तरफ ई नाम से मार्केट रिफॉर्म की बात, दूसरी तरफ पीएम आशा से प्रोक्योरमेंट। ये एक बिग कॉन्ट्रडिक्शन है। पीएमएएसआई अनफॉर्चुनेटली फंड की कमी और पॉलिटिकल विल की कमी के कारण एक लार्जली फेल हो गई। द रियल वर्ल्ड इंपैक्ट वाज मिनिमल। So procurement का system heavily wheat और paddy की तरफ ही झुका हुआ है. Yes, the system incentivizes a water-guzzling duopoly of crops. Procurement is heavily skewed towards wheat and paddy due to the open-ended procurement policy. मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, एमएसपी पर खरीद की व्यवस्था कुछ ही फैसलों और कुछ ही रीजन्स तक लिमिटेड है, जिससे एक मेजर इंबैलेंस पैदा होता है। अब आते हैं इसके सबसे क्रूशियल पार्ट पर, पार्ट 2.3, एमएसपी प्रणाली की समस्याएं क्या हैं? तो प्रॉब्लम्स विद द एमएसपी regime. राइट, इसके इंटेंशंस अच्छे हैं, लेकिन इसके डिजाइन और इंप्लीमेंटेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। हम इन्हें दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। Okay, what are the two groups? ग्रुप 1, एमएसपी फार्मर्स की मदद क्यों नहीं कर पा रहा, और ग्रुप 2, एमएसपी खुद क्या नई समस्याएं पैदा कर रहा है। Let's start with group 1. फार्मर्स की हेल्प क्यों नहीं हो रही? सबसे पहली और शॉकिंग बात, लिमिटेड स्कोप। एक सरकारी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 6% फार्मर्स को ही एमएसपी का बेनिफिट मिलता है। Just 6%? ये आंकड़ा तो अनबिलीवेबल है। तो बाकी 94% फार्मर्स अपनी फसल कैसे बेचते हैं? They sell in local मंडीज टू ट्रेडर्स और एट APMCs एट मार्केट प्राइसेस, जो अक्सर एमएसपी से बहुत कम होती हैं। वो पूरी तरह से मार्केट फोर्सेस पर डिपेंडेंट है। अगर सिर्फ 6% को फायदा होता है, तो फिर इसके लिए इतने बड़े प्रोटेस्ट क्यों होते हैं? क्योंकि वो 6% फार्मर्स ज्यादातर पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी से, देश के सबसे ऑर्गेनाइज्ड, वोकल और पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल फार्मर्स हैं। उनकी आवाज में ताकत है। बाकी 94% फार्मर्स जो छोटे और मार्जिनल हैं, वो अनऑर्गेनाइज्ड हैं। उनकी आवाज पॉलिसीज तक पहुंच नहीं पाती। I see. और क्या प्रॉब्लम्स हैं इस ग्रुप में? अवेयरनेस की कमी। छोटे और सीमांत किसानों को तो एमएसपी के बारे में ठीक से पता ही नहीं होता। और तीसरा, इनसफिशिएंट एमएसपी। Insufficient. लेकिन गवर्नमेंट 50% प्रॉफिट का दावा करती है। हाँ, लेकिन यहाँ A2+FL और C2 का विवाद आता है। गवर्नमेंट लागत की कैलकुलेशन A2+FL फॉर्मूला से करती है। इसका क्या मतलब है? A2 का मतलब है कैश एक्सपेंसेस लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर्स, लेबर, और FL का मतलब है फैमिली लेबर की इम्प्यूटेड वैल्यू। ठीक है, तो स्वामीनाथन कमीशन ने जो C2 फॉर्मूला रेकमेंड किया था, उसमें क्या अलग है? C2 फॉर्मूला में A2+FL के साथ साथ किसान की अपनी जमीन का इम्प्यूटेड रेंट और उसके कैपिटल पर इंटरेस्ट भी शामिल होता है। ओह, सो गवर्नमेंट ऑफ फार्मर की सबसे बड़ी एसेट उसकी लैंड की कॉस्ट को गिनती ही नहीं। एग्जैक्टली, ये ऐसा है जैसे आप एक फैक्ट्री की कॉस्ट कैलकुलेट करते वक्त बिल्डिंग का रेंट ही भूल जाएं। A2+FL और C2 का डिफरेंस एक फार्मर की इनकम पर कितना असर डाल सकता है? आई एम गेसिंग काफी ज्यादा। बहुत ज्यादा। मान लो A2+FL कॉस्ट 100 की जगह C2 कॉस्ट 120 हो गई, तो एमएसपी 150 की जगह 180 हो जाएगा। ये फार्मर की इनकम पर डायरेक्ट असर डालता है। ओके, नाउ ग्रुप 2, एमएसपी खुद क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है? सबसे बड़ी समस्या, मार्केट डिस्टॉर्शन। एमएसपी मार्केट के डिमांड सप्लाई सिग्नल्स को बिगाड़ देता है। और इससे होता क्या है? इससे स्क्यूड क्रॉपिंग पैटर्न होता है। जैसा हमने डिस्कस किया, किसान पानी की परवाह किए बिना सिर्फ गेहूं चावल उगा रहे हैं। एनवायरमेंटल डिजास्टर। बिल्कुल। फिर इन्फ्लेशन। एमएसपी बढ़ाने से फूड इन्फ्लेशन का प्रेशर बनता है। इसके अलावा नॉन प्राइस फैक्टर्स की अनदेखी, पैसा सब्सिडीज में चला जाता है और टेक्नोलॉजी, इरिगेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दिया जाता। और एक्सेसिव बफर स्टॉक की भी तो प्रॉब्लम है। हाँ, एफसीआई के गोडाउन्स अनाज से भरे पड़े हैं जो कई बार सड़ रहा है। और आखिरी, WTO में विवाद। WTO वाला मुद्दा क्या है? क्या इंडिया को अपनी सब्सिडी कम करनी पड़ेगी? डेवलप्ड कंट्रीज आरोप लगाते हैं कि इंडिया 10% की लिमिट से ज्यादा सब्सिडी देता है, जो ग्लोबल ट्रेड रूल्स के खिलाफ है। इंडिया आके कहता है कि हमारी सब्सिडी फूड सिक्योरिटी के लिए है, इसलिए हमें एक्सेप्शन मिलना चाहिए। लेकिन ये एक कांस्टेंट पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन है। Now, practice saying this aloud. The MSP regime is criticized for limited farmer benefit and for creating market distortions. मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, एमएसपी सिस्टम ना तो सभी फार्मर्स तक पहुंच रहा है और ना ही इकोनॉमी और एनवायरनमेंट के लिए पूरी तरह से फायदेमंद है। अब फाइनल रिकैप और कंटेंट को आत्मसात करना। दोस्तों, आज हमने इंडियन एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट इंटरवेंशंस के गहरी पड़ताल की। वी सॉ कि किसानों की मदद के लिए बनाए गए दोनों बड़े हथियार, लोन वेवर्स और एमएसपी, कहीं ना कहीं अचूक रहे हैं। राइट, एक आग बुझाने का काम करता है तो दूसरा आग लगने ही ना दे इसकी कोशिश, पर दोनों पूरी तरह से कामयाब नहीं है। लेट्स समराइज। सबसे पहले फार्म लोन वेवर। हमने देखा कि ये कैसे एक क्विक लेकिन अ शॉर्ट साइटेड सोल्यूशन है। हाँ, जो मॉरल हैजर्ड जैसी सीरियस प्रॉब्लम्स पैदा करता है और असली मुद्दों से ध्यान भटकाता है। फिर हमने एमएसपी को समझा। व्हाट इज एमएसपी, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और उसकी प्रोक्योरमेंट सिस्टम कैसे काम करती है। और हमने देखा कि आप प्रोक्योरमेंट सिस्टम मेनली गेहूं और चावल पर ही फोकस्ड है। फाइनली, एमएसपी की चैलेंजेस। हमने देखा कि एमएसपी सिर्फ 6% फार्मर्स तक ही सीमित है और ये मार्केट में डिस्टॉर्शंस पैदा करता है, जिससे एनवायरनमेंट और गवर्नमेंट के खजाने दोनों पर अच्छा बोझ पड़ रहा है। ओके, अब कुछ क्विक कंटेंट प्रोब्स टू हेल्प रिमेंबर ऑल दिस। क्वेश्चन 1, फार्म लोन वेवर के दो सबसे बड़े नुकसान क्या हैं? क्विक गाइड। 1 गवर्नमेंट के लिए फिस्कल, 1 फार्मर्स के लिए मॉरल। क्वेश्चन 2, एमएसपी के 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? याद करो, PIF, प्रोटेक्ट, इंसेंटिवाइज, फूड सिक्योरिटी। क्वेश्चन 3, A2+FL और C2 में मेन डिफरेंस क्या है? क्विक हिंट, इसमें जमीन का रेंट शामिल है। क्वेश्चन 4, PMASHA क्यों असफल हुआ? 2 कारण बताओ, एक पैसे से जुड़ा, एक आनाई इरादे से जुड़ा। क्वेश्चन 5, इंडिया में सिर्फ कितने % फार्मर्स को एमएसपी का लाभ मिलता है? ये आंकड़ा याद रखना बहुत जरूरी है। एंड द लास्ट वन, क्वेश्चन 6, एमएसपी से एनवायरनमेंट को कैसे नुकसान हो रहा है? सोचो, पानी और एक क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के बारे में। ग्रेट,
अब लिसनर्स के लिए एक छोटा सा चैलेंज, किसी एक टॉपिक या तो फार्म लोन वेवर या एमएसपी को 2 मिनट में अपने फैमिली के किसी मेंबर को समझाने की कोशिश करें। देखो कि क्या आप उन्हें अ कोर आइडिया समझा पाते हो। रिहर्स प्रेजेंटिंग वन सेगमेंट आउट लाउड। उम्मीद है आज की इस गहरी पड़ताल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपके कोई सवाल है या आप किसी और टॉपिक पर ऐसी ही चर्चा चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आज की चर्चा से एक बड़ा सवाल ये उठता है, अगर ये दोनों तरीके पूरी तरह से इफेक्टिव नहीं है तो फिर आगे का रास्ता क्या है? क्या हमें इन्हीं पॉलिसीज को अब बेटर डिजाइन करना चाहिए या फिर एग्रीकल्चर में अ कंप्लीटली न्यू अप्रोच की जरूरत है? दैट्स अ ग्रेट थॉट टू लीव आवर लिसनर्स विद। और हाँ, अगर ये मददगार था तो सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और शेयर करना न भूलें। इससे हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने में मदद मिलती है। अगली बार तक सीखते रहें। इमेजिन